हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास नंबर 1 है आज अपना जीएसटी का। आशा करता हूँ आपने कस्टम्स को कंप्लीट कर दिया है, और अगर नहीं कंप्लीट करा तो कोई बात नहीं, पहले आप जीएसटी कर लो फिर आप कस्टम्स कर लेना। बट बेटर होता कि पहले आप कस्टम कर लेते फिर आप ये जीएसटी की क्लास को स्टार्ट करते। आज है अपना जीएसटी का क्लास नंबर 1 और आज सबसे पहले बेसिकली अपने समझेंगे जीएसटी क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और सप्लाई से इसका क्या कनेक्शन होता है। अब जीएसटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है ना, वो ये रखनी है कि जीएसटी सबको लगता है बहुत ज्यादा टफ। अरे सर बहुत टफ है सर, बहुत प्रोविजन है सर, बहुत 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 सारी चीजें हैं इसमें। बट आपको अगर मैं एकदम स्ट्रैटेजिकली एक सही बात बताऊं तो वो ये है कि जीएसटी टफ नहीं है। जीएसटी में एक फ्लो है, और अगर आपने वो फ्लो पकड़ लिया ना तो जीएसटी आपको एकदम मक्खन की तरह स्मूथ लगेगा। आज जो अपने पढ़ेंगे या आने वाले टाइम में जो अपने क्लासेस में पढ़ने वाले, वो दोस्तों आपको सिर्फ आज काम नहीं आएगा, वो आपको फ्यूचर में भी काम आएगा। इनफैक्ट आपके एग्जाम में जब आप लिखोगे ना तो डे 1 से लेके लास्ट डे तक का पूरा कॉन्सेप्ट आपको लगेगा। चाहे आप एमसीक्यू सॉल्व करो, चाहे आप डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चन सॉल्व करो, एट एनी ऑफ द केस यू विल रिक्वायर द नॉलेज फ्रॉम क्लास नंबर 1 टिल क्लास नंबर लास्ट। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, ऐसे नहीं इस क्लास को हवा में उड़ा देना, हवा में नहीं उड़ाना। जो लोग स्पीड में इस क्लास को देख रहे थोड़ा थम जा, पहले 1 पे देख ले, अगर नहीं लगता है तो 1.2, बट 1.5 के बियॉन्ड नहीं जाना इस क्लास में, अदरवाइज ये क्लास तुमको ठीक से समझ में नहीं आएगी, फिर वापस से तुम्हें देखना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं होगा, लॉस है उसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और हाँ जी, हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, चोट लगी है दोस्तों, लेकिन चोट लगी है तो हम रुकेंगे नहीं, हम क्लास करवाएंगे। क्योंकि अगर मैं रुक जाऊंगा तो तुम रुक जाओगे, मैं नहीं रुक सकता ना, और तुम भी नहीं रुकोगे, हम दोनों साथ चलेंगे। अभी थोड़ा स्टेबल है, हल्का फुल्का दर्द है बट मैनेजेबल है। सो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को, जीएसटी की फर्स्ट क्लास को। पूरा मोटिवेटेड रहना, पूरा एनर्जाइज रहना। सबसे पहली जो बात है वो हमें यह समझनी पड़ेगी कि जब ऑलरेडी डायरेक्ट टैक्स एग्जिस्टेंस में था तो इनडायरेक्ट टैक्स को क्यों लाया गया। मैं जीएसटी की बात की नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं। जब ऑलरेडी डायरेक्ट टैक्स जो कि था रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, जब ये ऑलरेडी था 1961, समझ लो कब का, कितना पुराना है, पुराना नहीं है, नया ही है, बट अभी के लिए ऐसे समझो 1961 में इनकम टैक्स एक्ट जब बन गया था, तो उसके बाद आईडीटी को क्यों लाना पड़ा, इनडायरेक्ट टैक्स को क्यों लाना पड़ा, कभी सोचा इसके विषय में। आओ समझते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो होता है ना, दिस इज अ टैक्स ऑन योर इनकम। इनकम मतलब कमाई। अब मान लो मिस्टर एक्स ने 100 रुपीज कमाया। अब इस 100 रुपीज में 30% अगर टैक्स लगता है तो 30 रुपए वो देंगे गवर्नमेंट को, रिमेनिंग जो 70 रुपीज है वो अपनी पॉकेट में रखेंगे। इसको मैं प्यार से बोलता हूं पॉकेट कॉन्सेप्ट, आगे भी आएगा पॉकेट कॉन्सेप्ट। तो मिस्टर एक्स 100 रुपए कमाते, 30% का टैक्स रेट है, तो 30 रुपया गवर्नमेंट को देते, 70 रुपीज अपनी पॉकेट में रखते। अभी 70 रुपीज से जो चाहे करे, कोई दिक्कत नहीं। बट मिस्टर एक्स 100 रुपीज अगर अर्न कर रहे हैं तो ये 100 रुपीज पे 30% का टैक्स ये कब देंगे, जब ये अपना आईटीआर लगाएंगे, यानी इनकम टैक्स रिटर्न। अगर कोई बंदा अपना आईटीआर ही ना लगाए तो नहीं लगाएंगे, या हम 100 रुपए कमाएंगे, हम 100 रुपए दिखाए नहीं तो, या हम 100 कमा के 50 रुपए दिखाए तो अगर मैं 100 रुपीज दिखाता ही नहीं हूं तो 30 रुपीज का मेरे को टैक्स ही नहीं पे करना, नो इनकम, नो इनकम टैक्स। या अगर मैं 50 रुपीज दिखाता हूं तो सिर्फ 15 रुपीज का टैक्स का पेमेंट करूंगा, तो गवर्नमेंट को लॉस होता है यहां पे। अब इनकम टैक्स जो है ना, ये थोड़ा लॉयल्टी बेस्ड होता है, लॉयल पे चलता है। अगर आप लॉयल हो, आप दिखा रहे हो, तो आप गवर्नमेंट के लिए अच्छा कर रहे हो, गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। बट अगर आप लॉयल नहीं हो, आप दिखाओगे ही नहीं, फिर क्या होगा, फिर तो गवर्नमेंट को 30 रुपए की कमाई नहीं होगी। और अगर सब लोग ऐसा करने लगेंगे तो गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं होंगे, और पैसे ही नहीं होंगे तो डेवलपमेंट कैसे होगा, डेवलपमेंट ही नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को समझा कि लोग क्या कर रहे थे, इनकम ही नहीं दिखा रहे थे। कमी नहीं दिखाओगे तो टैक्स का कोई पेमेंट की मतलब ही नहीं बनता है।
तो गवर्नमेंट ने इस चीज को समझा और एनालाइज किया और स्ट्रेटेजिकली सोच के उन्होंने इंट्रोड्यूस करा स्पेंडिंग पे टैक्स। यानी आप अगर रुपया खर्च करोगे ना तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब मिस्टर वाई है, वो मिस्टर जेड से 100 रुपीज का एक सामान खरीदते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट एक खरीदते हैं। अब जब मिस्टर वाई मिस्टर जेड को पेमेंट करेंगे तो मिस्टर वाई के लिए तो स्पेंडिंग है, इस स्पेंडिंग में 100 रुपीज ये पे करेंगे। इसके साथ साथ मान लो अगर 18 रुपीज का जीएसटी है तो टोटल ऑफ 118 रुपीज का पेमेंट करेंगे ये मिस्टर जेड को। अब ध्यान से सुनना, यहां पे ये कॉन्सेप्ट बहुत आगे तक जाएगा। इसमें से मिस्टर जेड क्या करेंगे, मिस्टर जेड 100 रुपीज अपनी पॉकेट में डाल लेंगे। जो 100 रुपए का माल था 100 रुपए अपनी पॉकेट में ही डाल देंगे। रिमेनिंग जो 18 रुपीज बचा है ये वो गवर्नमेंट के पास पे डिपॉजिट करवा देंगे इन द नेम ऑफ मिस्टर वाई, कि मिस्टर वाई को हमने माल बेचा है, उसके लिए 18 रुपए मिस्टर वाई के बिहाफ में हम जमा कर। तो यहां क्या हुआ, जैसे ही मिस्टर वाई 100 रुपीज स्पेंड करता है, मिस्टर जेड गवर्नमेंट के बिहाफ में 18% जीएसटी कलेक्ट करते हैं। 118, अभी जीएसटी नहीं पढ़ाना, अभी इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाओ, पहले कॉन्सेप्ट समझो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस। 100 रुपीज ये अपनी पॉकेट में रख लेगा जेड और 18 रुपीज वो गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर देगा। अब सर आपने कहा था कि इनकम टैक्स एक जगह पे कमजोर पड़ रहा है और वो है लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी में। सर वो वाला प्रॉब्लम यहां पे कैसे सॉल्व हो रहा है, तो ध्यान से समझो। एक पर्सन के एग्जांपल से बता, मिस्टर एमटी 1 करोड़ रुपया कमाते हैं और डिस्क्लोज नहीं करते गवर्नमेंट को, दिखाते ही नहीं है, तो इनकम टैक्स लगेगा क्या दोस्तों? हाँ या ना बोलो। रिकॉर्डिंग क्लास है मेरे को पता है, लेकिन तुम बोलोगे हाँ या ना बोलोगे, घर में लगना चाहिए, लाइव कर रहे हो, ठीक है? बताओ इनकम टैक्स लगेगा? द आंसर इज नहीं, नो इनकम, नो इनकम टैक्स, दिखाया ही नहीं, देना ही नहीं है। लेकिन अगर यही मिस्टर एमटी इस 1 करोड़ से जाके एक कार खरीद लेते हैं, अब इन्होंने स्पेंड कर दिया है, अब अगर ये स्पेंड करेंगे तो इस 1 करोड़ पे 18% की जीएसटी तो इनको देनी पड़ेगी। तो तुम यहां छुपा लोगे, बट तुम यहां नहीं छुपा पाओगे, बिकॉज रुपया बचा के रखना नहीं होता है, रुपया खर्च करना होता है। रुपया बचा के तिजोरी में नहीं रखना, अपने को उसको पाइलअप नहीं करना है, रुपया खर्च करना है। रुपया खर्च करोगे तो ही इंडिया का ग्रोथ होगा, सीधी सी बात है। तो रुपए तो तुम कहीं ना कहीं खर्च करोगे और जैसे ही तुम स्पेंड करोगे तुम्हें जीएसटी देनी पड़ेगी। तो इनडायरेक्टली हम तुमसे टैक्स का कलेक्शन कर ले रहे। कैसे? इनडायरेक्टली। मेरे को यह हाथ थोड़ा कम हिलाना पड़ेगा दोस्तों। इनडायरेक्टली हम तुमसे टैक्स का कलेक्शन कर ले रहे, इसीलिए आता है इनडायरेक्ट टैक्स। क्या आता है दोस्तों? इनडायरेक्ट टैक्स। सो दिस वाज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। क्यों इनडायरेक्ट टैक्स लगा? अब इनडायरेक्ट टैक्स मतलब होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग में तुमसे टैक्स का कलेक्शन कर रही है। ओके, तो गवर्नमेंट क्या कोई वसूली भाई है क्या? ए पैसा दे, ओए पैसा दे, ओए पैसा निकाल, ऐसे आके तेरे घर पे बोल सकती है क्या? पॉसिबल है? आंसर इज नो, इट इज नॉट पॉसिबल। सो यहां आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन। अब एंट्री होगी आर्टिकल नंबर 245 की, सॉरी 265, आर्टिकल नंबर 265। आर्टिकल नंबर 265 क्या बोलता है पता है? आर्टिकल नंबर 265 कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है गवर्नमेंट अगर टैक्स कलेक्ट करना चाहती है, सो दैट टैक्स बी ओनली कलेक्टेड वाया लॉ। विदाउट लॉ टैक्स कैन नॉट बी कलेक्टेड। तो आर्टिकल 265 बोलता है नो टैक्स कैन बी कलेक्टेड except by law. No tax can be collected except by law. यानी हमें लॉ चाहिए टैक्स कलेक्ट करना है। तो अगर हमें इनडायरेक्ट टैक्स भी कलेक्ट करना है तो हमें एक लॉ चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय लॉ? लॉ मतलब होता है दोस्तों, जैसे इनकम टैक्स एक्ट, कस्टम्स एक्ट हो गया, अलग अलग एक्ट हो गए,
कंपनीज एक्ट हो गया, कोई सा भी एक्ट हो गया, उसी को लॉ बोलते हैं। तो हमें एक्ट चाहिए, हमें एक लॉ चाहिए, हमें एक फ्रेमवर्क चाहिए जिसमें सटीक चीज लिखी और वही चीज फॉलो होगी। तो आर्टिकल 265 बोलता है कि गवर्नमेंट को नीड है, सबसे पहले नीड अराइज होती है। कोई भी लॉ चाहिए ना तो पहले दरकार होना चाहिए, कोई नीड होना चाहिए। अगर कोई नीड नहीं है ना तो लॉ नहीं आएगा। तो सबसे पहले नीड अराइज होगी। तो हमें नीड क्या अराइज हुई? डायरेक्ट टैक्स वाज इनकेपेबल, क्योंकि कुछ लोग डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे, तो इनडायरेक्ट टैक्स की नीड हुई। नीड हुई तो हमें चाहिए लॉ, बिकॉज आर्टिकल 265 बोलता है कि विदाउट लॉ यू कैन नॉट कलेक्ट टैक्स। तो हमें चाहिए लॉ, यानी हमें एक एक्ट चाहिए। अब ये एक्ट कैसे आता है? बहुत बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ध्यान से सुनो। जब भी कोई एक्ट आता है ना तो ऐसे हवा में नहीं आता, उसके लिए सबसे पहले आता है बिल। और बिल को क्या किया जाता है? ड्राफ्ट। सबसे पहले एक्ट नहीं आता है, सबसे पहले आता है बिल। बिल की ड्राफ्टिंग होती है, कौन करता है? जिस भी कंसर्न्ड मिनिस्ट्री का लॉ है वो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री बिल को ड्राफ्ट करती है। हम जीएसटी पढ़े तो उसका एग्जांपल लेते, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बहुत सारे एक्सपर्ट, आईएएस हो गए तुम्हारे, सीए हो गए, सीएससीएमए, बहुत सारे लोग हैं। उन बहुत सारे लोगों में एक्सपर्ट लोग को सेलेक्ट करेगी, एक कमिटी टाइप की बनाएगी और लॉ का ड्राफ्टिंग होगा। एक बार रफ बनेगा। सर रफ मतलब क्या? जैसे हम रफ कॉपी में लिखते हैं वैसा रफ नहीं, प्रॉपर बिल बनता है। एंड जब वो प्रॉपर बिल ड्राफ्ट हो जाता है, ड्राफ्ट होने के बाद उस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्या किया जाता है? इंट्रोड्यूस। इसको क्या बोलते हैं? इंट्रोड्यूसिंग। अब बिल बन गया, ड्राफ्ट हमने बना लिया, रफ ड्राफ्ट हमने बना लिया। अब हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। कहां इंट्रोड्यूस करेंगे? एमपी एमएलए के पास, यानी लोकसभा और राज्यसभा में हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। जब ये उनके पास जाएगा तब ये पास नहीं होगा, पहले सुनो। जैसे ये लोकसभा एंड राज्यसभा में गया, वहां पे एमपी एमएलए क्या करेंगे? एमपी एमएलए करेंगे इस पे डिस्कशन। देखा होगा ना, डिस्कशन होता है, बड़े बड़े डिस्कशंस होते हैं। डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, ऑपोजिशन बोलेगा क्यों चाहिए ये लॉ, इस लॉ में ये पॉइंट क्यों लिखा है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। प्रॉस डिस्कस होंगे, कॉन्स डिस्कस होंगे, सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। कई बार क्या होता है, ये सब होने के बाद बिल को एमपी एमएलए कितना पढ़े तुमको पता है, तो बिल को किसी एक्सपर्ट के पास ही जाना पड़ेगा। तो बिल जाता है एक स्टैंडिंग कमिटी के पास। अब ये लोग इसको रिव्यू करते हैं। स्टैंडिंग कमिटी सिर्फ अकेले रिव्यू नहीं करती है, ये अपने साथ पब्लिक का इनपुट भी ओपन करती है। भाई आम जनता का भी राय लेना चाहिए कि इस लॉ में क्या चेंजेस करना है, या लॉ चाहिए भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए क्या है वगैरह वगैरह, पब्लिक इनपुट के लिए ओपन किया जाता है। तो एमपी एमएलए के बाद स्टैंडिंग कमिटी, देन पब्लिक इनपुट के लिए ओपन किया जाता है। जब ये सारी चीजें हो जाती हैं फिर इसको डिस्कशन के लिए भेजा जाता है, यानी अप्रूवल के लिए, पास करने के लिए भेजा जाता है कि भैया अब इसको अपने को पास करवाना है। तो डिस्कशन के लिए हम इसको भेजते हैं कहां पे? लोकसभा या राज्यसभा या लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर स्टेट से रिलेटेड है, अकॉर्डिंगली वहां पे ये बिल जाता है। अब जब ये लोग मेजॉरिटी में वोट करके बिल को पास कर देते हैं तो अभी भी वो एक्ट नहीं बना दोस्तों, अभी भी एक्ट का जन्म नहीं हुआ। एक्ट का जन्म कब होगा? जब अप्रूवल मिलेगा। किसका? प्रेसिडेंट का। जब प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा उस दिन एक्ट बन जाएगा। जीएसटी के केस में डेट लर्न करने की जरूरत नहीं है, वाली क्या क्या चीजें लर्न करनी है मैं बताते चलूंगा, बट अभी सिर्फ सुनो, समझो, पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करना, फाउंडेशन। 12 अप्रैल 2017, अप्रोक्स 10 साल हो गया, 9 साल। 12 अप्रैल 2017 को पास किया जाता है, जीएसटी को अप्रूव किया जाता है बाय प्रेसिडेंट। अब अप्रूव कर दिया प्रेसिडेंट ने, आम पब्लिक जो घर में बैठा है उसको कैसे पता चलेगा अप्रूवल आ गया, या बाकी लोगों को कैसे पता चलेगा कि भाई उसने साइन कर दिया? हम क्या उसके ऑफिस में बैठे, क्या उसका पीए है क्या मेरे पास? नहीं है ना। तो फिर क्या करेंगे? फिर आता है वही स्पेशल डिक्लेरेशन। कहां पे डिक्लेयर किया जाता है जल्दी बताओ दोस्तों, ये आपको पता है। हम इसको डिक्लेयर करते हैं कहां? ऑफिशियल गेजेट में। कहां? ऑफिशियल गेजेट में। जीएसटी की बात करूं तो किस दिन किया गया? 1 जुलाई
2017। जैसे ही ये हुआ, ओल्ड जो लॉ था, हमारे केस में एक्साइज वैट, हर जगह नहीं, अभी बस सुनो, वो हटा दिया गया, ओल्ड लॉ को रिमूव कर दिया गया एंड न्यू वन प्लेस में आ गया, यानी वही वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन एंड वन टैक्स। अभी इस पे भी आते, 2 मिनट दो। अब जैसे ही डिक्लेरेशन हुआ ऑफिशियल गैजेटे में, लॉ बन गया। अब लॉ अकेले नहीं चलता ना, बिकॉज चोर चारों तरफ है हमारे। तुमने लॉ बनाया ऐसा नहीं करना, वो कोई और रास्ता निकाल लेगा। तुमने लॉ बनाया ऐसा नहीं करना, वो कोई और रास्ता निकाल लेगा। या लॉ में कुछ लिखा है जो नहीं समझ में आ रहा है, या क्या इंटेंट से लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए फिर आता है रूल्स, रेगुलेशंस, सर्क्यूलर्स एंड नोटिफिकेशंस। क्या आता है? रूल्स, सर्क्यूलर एंड नोटिफिकेशंस आते हैं। तो अकॉर्डिंगली फिर लॉ वर्क इन प्लेस आ जाता है, काम करना शुरू कर देता है। तो हमने दोस्तों अभी क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा नीड होनी चाहिए किसी लॉ की। नीड कब अराइज हुई? जब हमें पता चला डायरेक्ट टैक्स इज बेस्ड ऑन ऑनेस्टी एंड ऑनेस्टी कैन नॉट बी जज्ड, तो इनडायरेक्ट टैक्स का इंट्रोडक्शन हुआ। इनडायरेक्ट टैक्स ने क्या बोला? इनडायरेक्ट टैक्स ने बोला कि स्पेंडिंग पे, कंजम्पशन पे हम टैक्स लगाएंगे। अब नीड अराइज हुई तो सबसे पहले बिल ड्राफ्ट हुआ। बिल ड्राफ्ट कौन करेगा? हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मल्टीपल एक्सपर्ट्स लोग को बिल ड्राफ्ट करेगी, फिर उसको प्रेजेंट किया जाएगा। प्रेजेंट करने का मतलब होता है इंट्रोड्यूस किया गया, फिर स्टैंडिंग कमेटी, पब्लिक इनपुट वगैरह के लिए ओपन किया गया, फिर उसको पास करने के लिए लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, फिर अप्रूवल लिया गया प्रेसिडेंट का 12 अप्रैल 2027 को, फिर डिक्लेयर कर दिया गया ऑफिशियल गैजेटे में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी इज एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया। बीच में जम्मू कश्मीर में नहीं था, बट अभी है तो हमको अभी पे फोकस करना है। ओके, तो दोस्तों हमने देखा कि क्या नीड थी कि आईडीटी आया, फिर हमने देखा आईडीटी के लिए हमें चाहिए लॉ, 265 ने बोला, तो लॉ कैसे बनता है ये हमने देखा। अभी ये समझते कि लॉ कैसे बनता है, वो तो समझ में आ गया सर। सर लॉ बनाएगा कौन, ये कैसे पता चलेगा? सर कौन बनाएगा? सर हम लोग बनाएंगे क्या जाके? सर वो रिपोर्टर बनाएगा क्या जाके? सर ये बनाएगा क्या जाके? सर कौन बनाएगा जाके? तो लॉ बनाने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल मेंशन्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर हमारा 245 ये हमें बोलता है कि कौन लॉ बनाएगा। ठीक, तो 245 हमें बोलता है कि पावर यानी कौन लॉ बनाएगा। बताओ कौन लॉ बनाएगा? तो डिपेंड करता है लॉ किससे रिलेटेड है। अगर लॉ एक सेंट्रल लेवल पे लगने वाला है, ऑल ओवर इंडिया लगने वाला है, पैन इंडिया लगने वाला है, तो 245 कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है पार्लियामेंट को लॉ बनाने का। और अगर स्टेट लेवल पे, यानी वेस्ट बंगाल के लिए कोई लॉ बन रहा है या सिर्फ महाराष्ट्र के लिए बन रहा है, स्टेट लेवल का अगर कोई लॉ है, तो स्टेट या लेजिस्लेचर को पावर दिया जाता है स्टेट या यूनियन टेरिटरी में लॉ बनाने। तो आर्टिकल 245 बोलता है, पहले हमने देखा लॉ चाहिए, लॉ हमने देख लिया, फिर अब हम देख रहे हैं लॉ कौन बनाएगा। तो लॉ बनाने का पावर है या तो पार्लियामेंट, अगर ऑल ओवर इंडिया बनाना है, स्टेट स्पेसिफिक बनाना तो स्टेट स्पेसिफिक लेजिस्लेचर स्टेट स्पेसिफिक के हिसाब से लॉ को पास करेंगे। अब जो लॉ बनेगा वो पावर मेंशन्ड है 245 में, लेकिन लॉ का सब्जेक्ट मैटर यानी लॉ किस विषय में है, किससे रिलेटेड लॉ है, ये सब्जेक्ट मैटर है 246 में। अभी सारे लिंक एक साथ लगने लगेंगे, बस सुनते जाओ। तो 245 कॉन्स्टिट्यूशन का पावर देता है पार्लियामेंट को ऑल ओवर इंडिया के लिए, स्टेट को स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लिए लॉ बनाने के। और लॉ जो बनता है वो बनता है सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। सब्जेक्ट मैटर किसी विषय पे तो लॉ होगा, किससे रिलेटेड है? कंपनी से कंपनीज एक्ट हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कस्टम ड्यूटी होगी, इनकम पे इनकम टैक्स हो गया। तो एक सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। अब वो सब्जेक्ट मैटर कहां लिखा है दोस्तों? 246 में। ये एलएमएस ऐप में आ जाएगा, वहां से तुम देख के नोट कर लेना, अभी सिर्फ सुनो। तो आर्टिकल 246 हमें सब्जेक्ट मैटर बताता है। दिस सब्जेक्ट मैटर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। यूनियन लिस्ट, दैट इज लिस्ट नंबर 1 भी बोलते हैं इसको। स्टेट लिस्ट, दैट इज
लिस्ट नंबर 2 एंड कॉन्करेंट लिस्ट दैट इज लिस्ट नंबर 3। अब जिस तरह ऊपर पावर था पार्लियामेंट इंडिया लेवल, स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लेवल के लिए, उसी तरह इस लिस्ट में भी सब्जेक्ट मैटर को पावर वाइज डिवाइड किया हुआ। यूनियन लिस्ट इज बेसिकली फॉर सेंट्रल लेवल का टैक्सेस, लाइक इनकम टैक्स हो गया हमारा 1961, हमारा कस्टम्स एक्ट हो गया 1962, कस्टम्स एक्ट हो गया 1962। तो ये लिस्ट 1 में आते हैं बिकॉज ये ऑल ओवर इंडिया सेंट्रल लेवल पे कलेक्ट किए जाते हैं। स्टेट लिस्ट आती है लिस्ट नंबर 2 में, जिसमें एग्जांपल हो गया हमारा स्टैंप ड्यूटी या इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ये सारे जो होते लिस्ट नंबर 2 के थ्रू डील करते हैं। सर लिस्ट नंबर 3 क्या है? दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। लिस्ट नंबर जो 3 है दैट इज वो वाला लॉ जो सेंट्रल एंड स्टेट दोनों मिल के लगाते, यानी दोनों के लिए एप्लीकेबल है। एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेंट्रल के लिए भी सेम है स्टेट के लिए भी सेम है, या लेबर के लॉ, सेंट्रल के लिए भी सेम है स्टेट के लिए भी सेम है। तो लेबर लॉज हो गए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गए, ये सारे कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। तो सर मेरे को पता है, सर मेरे को पता है, अगर आप मेरे से पूछेंगे ना सर जीएसटी कैसे लगेगा, तो सर जीएसटी कॉन्करेंट लिस्ट में लगेगा। समझा? हाफ बेक्ड नॉलेज नहीं लेना, हमें फुल नॉलेज लेना है। तो हम थोड़ा थमेंगे और सुनेंगे। सुनो, कॉन्करेंट लिस्ट में सेंट्रल एंड स्टेट मिलके लॉ लगाते हैं, एंड ये लॉ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इस लॉ में ऑलवेज प्रिवेल करेगा सेंट्रल। दोनों मिलके करेंगे लेकिन प्रिवेल हमेशा सेंट्रल करेगा। और जब जीएसटी को लाया गया तो बातें ये हुई, एक एग्जांपल ले रहे हैं, आगे इसको और क्लैरिफाई करेंगे तो घबराना नहीं। अगर जीएसटी का रेट है 18%, यानी अगर 18 रुपए कलेक्ट किए जा रहे हैं, तो इसमें से 9 रुपए चले जाएंगे तुम्हारे स्टेट गवर्नमेंट के पास, और 9 रुपीज चला जाएगा तुम्हारा स्टेट के 9 रुपीज चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और 9 रुपीज रिमेनिंग चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के साथ। कौन सा स्टेट गवर्नमेंट? एग्जाम्पल के समझ लो वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट के पास 9 रुपीज चला जाएगा। तो यहां पे जो लॉ होना चाहिए उस लॉ में देखो पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, बायसनेस नहीं होना चाहिए। ये भी 9 रुपए रख रहा है, ये भी 9 रुपए रख रहा है, तो दोनों को इक्वल पावर होना चाहिए जीएसटी के सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बनाने का। बट अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 246 यूनियन की बात करता है, स्टेट की बात करता है, कॉन्करेंट की, बट कॉन्करेंट में भी सेंट्रल प्रिवेल कर रहा है। यहां पे क्या स्टेट को इक्वल अधिकार दिया गया है बोलने का? क्या इक्वल पावर है? द आंसर इज नहीं है। तो इसको डील करने के लिए तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना चाहिए? हाँ सर, हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं और यहां पे एक और लिस्ट ऐड कर देते हैं और उस लिस्ट में दोनों को इक्वल पावर दे देते हैं। कितनी लिस्ट ऐड करोगे? ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना करना। तो गवर्नमेंट ने यह डिसाइड करा कि हम एक सेपरेट आर्टिकल बना देते हैं। क्या? सेपरेट आर्टिकल बना देते हैं। तो गवर्नमेंट ने 101st कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, क्या 101st कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करा। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016, पहले ये करना पड़ेगा ना, द अमेंडमेंट एक्ट 2016। तो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2046 के थ्रू, सॉरी 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के थ्रू आर्टिकल 246 ए को इंट्रोड्यूस करा। 246 तो था ही पहले से, 246 ए को इंट्रोड्यूस करा। 246 ए आर्टिकल पावर देता है किसको? स्टेट को भी और यूनियन को भी इक्वल अधिकार टू मेक लॉ in respect of what? This is specifically for GST, Goods and Services टैक्स के लिए। कौन इंपोज करेगा? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए।
तो आर्टिकल 246 ए की एंट्री होती है, आर्टिकल 246 से दोनों को इक्वल अधिकार देता है, इक्वल पावर देता है कि आप जीएसटी के ऊपर लॉ बना सकते हो। 246 ए में लॉ नहीं बन रहा है, 246 से पावर दे रहा है लॉ बनाने का। लॉ तो एक्ट में बनता है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो आर्टिकल 246 से पावर देता है कि आप जीएसटी का लॉ बना सकते हो, सेंट्रल एंड स्टेट दोनों मिलकर, दोनों को इक्वल अधिकार है, या कोई किसी के ऊपर प्रिवेल नहीं करे। उसको फर्दर बाइफरकेट किया गया 246A1 246A2 में, थोड़ी देर में समझेंगे, अभी इस पे नहीं आते। तो हमें सर ये वाली पॉइंट तो समझ में आ गई। बड़ा सिंपल सा पॉइंट था कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट हुआ, रिक्वायरमेंट होने के बाद हमें लॉ चाहिए, तो हम लॉ बनाएंगे, बट लॉ कौन बनाएगा वो डिपेंड करता है हमारा 245 आर्टिकल में। इंडिया के लिए तो पार्लियामेंट, अदरवाइज स्टेट या लेजिस्लेचर स्टेट के लिए। अब किस सब्जेक्ट मैटर में बनेगा, तो वो सब्जेक्ट मैटर 246 में लिस्ट 1 2 3, तो हमारा जीएसटी कहीं पे भी फॉल नहीं कर रहा था, तो हमें अमेंडमेंट करके इक्वल अधिकार देना पड़ा 246A में। दिस अमेंडमेंट इज नॉट जीएसटी का अमेंडमेंट, दिस अमेंडमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट। एंड देखो कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा अमेंड नहीं हुआ, 2016 में कितना नंबर अमेंडमेंट था, 101 बार अमेंड हुआ है। तो 101वां अमेंडमेंट आया एंड 246A को डाला गया। 246 से स्पेसिफिकली बात करता है सिर्फ और सिर्फ हमारा पावर की। सेंटर एंड स्टेट दोनों को पावर है टू लेवी एंड कलेक्ट जीएस। एम आई क्लियर दिल्ली? यहां तक क्लैरिटी है? यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं? ये चीज मुझे समझ में आ गई। सर आपने इतना सब कुछ हमको पढ़ाया, जीएसटी क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, कैसे आया पिक्चर में, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव एक्सप्लेन टू अस। बट माई प्रॉब्लम इज कि सर जीएसटी के पहले कुछ लॉ होंगे, तो मैं बता दूं जीएसटी के पहले होता था एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा। सर इनको हटा के जीएसटी लेके आए, अभी मैंने बोला था ना बताऊंगा वन नेशन वन टैक्स। वाई? क्यों? देखो क्यों पूछना बहुत जरूरी है जीवन में, हर चीज का क्यों होना बहुत जरूरी है। अगर आपको क्यों पता रहेगा तो आप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से ग्रैप्स कर पाओगे। सर एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स ये सब क्यों हट गया सर? और सर वैट के भी पहले तो कुछ हुआ करता था ना सर? हाँ जी, वैट के पहले होता था सेल्स टैक्स, सर वो हट के वैट क्यों आया? फिर वैट हट के सर जीएसटी क्यों आया? सर सर्विस टैक्स हट के जीएसटी क्यों आया? आओ समझते हैं इसको। देखो पहले वैट के पर्सपेक्टिव से समझते हैं, ठीक है। मिस्टर एमटी परचेज्ड अ प्रोडक्ट फॉर ₹1,18,000 इंक्लूडिंग 18% वैट ऑन 1 अप्रैल। यानी मिस्टर ए ने 1,18,000 रुपए का पेमेंट करा। अब इंक्लूडिंग 18% वैट मतलब होता है ये 1,18,000 इज बराबर ऑफ 118%। यानी इसमें से 1,00,000 रुपए इन्होंने दिए होंगे सेलर को, मतलब पूरा 1,18,000 दिया होगा, इसमें से 1,00,000 रुपए सेलर अपनी पॉकेट में डालेगा, रिमेनिंग 18,000 रुपीज सेलर गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर देगा। ठीक। ही सोल्ड प्रोडक्ट ए फॉर 1,20,000 एट 18% वैट। 18% वैट पे ये प्रोडक्ट ए को सेल कर देते। तो मिस्टर ए आए, सेल करेंगे, प्लस है यानी 1,20,000 पे एडिशनल 18% लगेगा। अब परचेज के टाइम पे जो 18,000 रुपए हमने सेलर को पे करे थे, जो उसने गवर्नमेंट के पास जमा करवा दिया, इसको हम बोलते हैं इनपुट। थोड़ी देर रुको समझ में आ जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। अब मिस्टर ए 1,20,000 का माल बेच रहे हैं, जिसमें वो 18% जीएसटी चार्ज करेंगे, यानी हो गया हमारा, एक सेकंड कैलकुलेटर, तो हो गया हमारा 1,20,000 इंटू 18%, दैट इज 21,600। यानी अब मान लो इन्होंने मिस्टर किसको बेचा है, नाम लिखा है नहीं, मान लो बी को बेचा, तो अब मिस्टर ए बी से कलेक्ट करेंगे 1,41,600 कलेक्ट करेंगे।
जिसमें से 1,20,000 रुपए ये अपनी पॉकेट में रखेंगे, 21,600 गवर्नमेंट के पास जमा करवा देंगे इन द नेम ऑफ मिस्टर बी, कि मिस्टर बी ने स्पेंड किया तो उससे हमने ये कलेक्ट करा, बी के नाम से जमा करवाते। जब मिस्टर ए सेल करते हैं ना, तो वो जो टैक्स होता है उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। क्या बोलते हैं? आउटपुट टैक्स। अब गवर्नमेंट बोलती है मिस्टर ए, तुमने परचेज के टाइम पे 18,000 रुपए का सेलर को पेमेंट करा था, जो सेलर तुम्हारे नाम से यहां पे जमा करवा के गया है। ओके। मिस्टर ए, तुम जब माल बेच रहे हो तो तुमने मिस्टर बी से 21,600 तुम्हें गवर्नमेंट के पास जमा करवाना है। तो हम तुम्हें ना क्रेडिट सिस्टम अलाउ करते हैं। क्या अलाउ करते हैं? क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट सिस्टम बोलता है taxes paid on earlier stages of purchase can be set off against the next stage of sale। अब मिस्टर ए का अर्लियर स्टेज ऑफ परचेज में कितना इनपुट था? 18,000। तो 18,000 रुपीज। क्या हो गया भाई? स्क्रीन ठीक से काम कर, बच्चे वेट कर रहे हैं। 18,000 रुपीज जो है ये होता है हमारा इनपुट, अभी बताया था। एंड गवर्नमेंट को बी से कलेक्ट करके मेरे को कितना पेमेंट करना है? 21,600। तो गवर्नमेंट बोलती है 21,600 में से 18,000 जो है वो तुम माइनस कर सकते हो। 21,600 माइनस 18,000, तो 3,600 रुपीज तुम गवर्नमेंट को पे करोगे। समझा? हड़बड़ा मत, बता रहा हूं। जब मिस्टर ए परचेज करता है तो ये 18,000 रुपए तो वो अपनी पॉकेट से ही पे करता है। ठीक है, टोटल 1,18,000 का पेमेंट करता है, जिसमें 1,00,000 रुपए सेलर के पास जाता है, 18,000 रुपए गवर्नमेंट के पास जमा हो जाता है, सेलर जमा करवा देता है मिस्टर ए के बिहाफ में। अब मिस्टर ए जब फर्दर सेल करता है तो ये 21,000 रुपए ये बी से कलेक्ट करता है। अब बी से जब ये 21,600 कलेक्ट करता है तो उसमें से जो इसने अर्लियर स्टेज में टैक्स का पेमेंट करा वो ये माइनस कर सकता है 18,000 रुपीज, यानी गवर्नमेंट के पास ये 3,600 रुपीज जमा करेगा। अब जब ये फर्दर प्रोसीड होगा, मान लो मिस्टर बी भी सेल करता है, मिस्टर बी का आउटपुट टैक्स एग्जांपल के लिए समझ लो हो गया 25,000, तो बी ने जो अर्लियर स्टेज में 21,600 पे करा वो ये माइनस कर सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये चीजें चलती रहेंगी। ये है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। अब इसके पहले जो सेल्स टैक्स होता था ना, उसमें ये क्रेडिट का कॉन्सेप्ट नहीं था, इसीलिए सेल्स टैक्स को रिप्लेस करके वैट को इंट्रोड्यूस करा, वैल्यू एडेड टैक्स को इंट्रोड्यूस करा। तो सेल्स टैक्स में अगर क्रेडिट का सिस्टम नहीं था तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है, सेम एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर ए ने 1,00,000 रुपए में माल खरीदा और सेल्स टैक्स कितना जमा करा? 18,000। एकदम सिमिलर है, आईडीटी में कोई चेंज नहीं होता है, यानी 1,00,000 रुपए जाएंगे सेलर की पॉकेट में, 18,000 रुपए जाएंगे गवर्नमेंट के पास में। कौन जमा करवाएगा? सेलर जमा करवाएगा। मिस्टर बी जब माल सेल करेगा 1,20,000 में, तो वो 21,600 रुपया कलेक्ट करेगा सी से। सॉरी, मिस्टर ए जब माल सेल करेगा मिस्टर बी को, तो 1,20,000 में सेल करेगा, 21,600 वो गवर्नमेंट के पास से बी के पास से कलेक्ट करके गवर्नमेंट के पास जमा करवाएगा। अब इसमें से 1,20,000 रुपए चले जाएंगे ए की पॉकेट में, एंड 21,600 पूरा का पूरा गवर्नमेंट के पास जमा करवाना, यानी नो क्रेडिट विल बी अलाउड ऑफ टैक्सेस पेड इन अर्लियर स्टेज। सर इससे क्या ही फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? ध्यान से सुन। मिस्टर बी के पास जब गुड्स आया तो वो गुड्स कितने का होगा इस सिस्टम में पता है? एफआर वालों बच्चों जल्दी बताओ, अकाउंट्स वालों जल्दी बताओ, सीएफआर वालों। सर इफ अ टैक्स इज नॉट अलाउड एज इनपुट, it will be considered in the actual and original cost of that product. Yani if 21,600 is not allowed to Mr. B at the time of sale, then 1,20,000 plus 21,600, that is 1,41,600, इतना कॉस्ट बनेगा। समझ रहे हो? इतना कॉस्ट आएगा उसके पीएल में, यानी अननेसेसरी
इन्फ्लेशन होगा। क्या होगा? अननेसेसरी इन्फ्लेशन होगा। जो प्रोडक्ट की कीमत 1,20,000 है, विदाउट एनीथिंग वो प्रोडक्ट 141,600 का हो गया। इज इट गुड? द आंसर इज नो। दैट्स वाई वैट वॉज इंट्रोड्यूस कि भाई अर्लियर स्टेज में जो टैक्सेस का पेमेंट करा वो तुम रिड्यूस कर सकते हो। तो उसकी वजह से अब भी अगर अपने पीएल में उस प्रोडक्ट का दाम दिखाएगा कितना? 1,20,000, बिकॉज जो 21,600 रुपया वो ए को पे करेगा, दैट इज बीइंग अलाउड टू सेट ऑफ। तो देखो अपने आप प्रोडक्ट का दाम कम हो गया। इसको बोलते कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। अब जब वैट इतना अच्छा था, सेल्स टैक्स था, क्रेडिट सिस्टम नहीं था, अननेसेसरी इन्फ्लेशन हो रहा था। हैव यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? इन केस यू हैवंट गॉट इट, कमेंट जरूर कर देना, बिकॉज ये वीडियो शायद यूट्यूब पे भी जाएगी। एंड क्लास वालों क्लास के ग्रुप में लिखो, तो मुझे डाउट्स भेजो, मैं सॉल्व करूंगा, डोंट वरी, इट इज सेम लाइक अ लाइव क्लास। अब आते हैं बैक टू टॉपिक। अच्छा, यूट्यूब वालों से याद आया, डेमो अच्छा लग रहा है तो भाई क्लास ले लो, क्यों डिले कर रही हो? नए हो सब्सक्राइब मारो, लाइक मारो, कमेंट करो, शेयर करो, सब कुछ करो दोस्तों। और जो लोग ऑलरेडी क्लास ले लिए वो शेयर करो इस डेमो को, ताकि मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट हो सके। अब आते बैक टू टॉपिक। अब सर जब वैट इतना अच्छा था तो उसको रिप्लेस करके जीएसटी क्यों लाया गया? तो ये एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर एमटी परचेज द प्रोडक्ट ए फॉर 1,18,000 इंक्लूडिंग 18% जीएसटी। इन सारी चीजों का ध्यान रखना, जीएसटी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है, लास्ट तक भूल जाओगे, अभी से ध्यान रखना इस चीज का। फिर मिस्टर एमटी सर्विस भी लेता है 1,05,000 का इंक्लूडिंग 5% सर्विस टैक्स। एंड इन सब चीजों को यूज करके वो प्रोडक्ट ए को बेचता है 1,20,000 में 18% जीएसटी। परचेज के टाइम पे जब मिस्टर एमटी प्रोडक्ट ए को परचेज करते, तो परचेज के टाइम पे 1,18,000 डिवाइडेड बाय 118%, सेम चीज है, 1,00,000 रुपए वो पे करेंगे, 1,18,000 पे करेंगे सेलर को, जिसमें 1,00,000 रुपया सेलर के पॉकेट में जाएगा, 18,000 रुपीज चला जाएगा गवर्नमेंट के पास, जो कि जमा हो जाएगा इन द नेम ऑफ मिस्टर एमटी। एंड मिस्टर एमटी इसका क्रेडिट ले पाएंगे। ऊपर वाले एग्जांपल में मैं गलती से मिस्टर ए ले लिया था ना, ए तो प्रोडक्ट है, वो होगा मिस्टर एमटी, करेक्शन कर लेना, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट विल बी सेम। तो एमटी प्रोडक्ट ए खरीदता है 1,18,000 में, 118%, 1,00,000 रुपया सेलर की पॉकेट में, 18,000 रुपया गवर्नमेंट के पास जमा हो जाएगा इन द नेम ऑफ मिस्टर एमटी। सिंस मिस्टर एमटी इज एलिजिबल टू टेक क्रेडिट, सो अपने अकाउंट्स में वो कितने का दिखाएंगे उस प्रोडक्ट को? 1,00,000 रुपए का, बिकॉज 18,000 रुपए तो बाद में सेट ऑफ मिल जाएगा। सिमिलरली वो सर्विस भी लेते हैं, तो जब मिस्टर एमटी सर्विस लेते तो वो सर्विस इन्होंने ली है 1,05,000 इंक्लूडिंग 5% सर्विस टैक्स। इसका भी सेम कॉन्सेप्ट होता है, एकदम डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट है इसका भी। सर क्या कॉन्सेप्ट है? सेम है, डिट्टो। 1,05,000 डिवाइडेड बाई 105%, यानी 1,00,000 रुपए हम पे करेंगे सर्विस प्रोवाइडर को, पूरा पे करेंगे 1,05,000, जिसमें से 1,00,000 रुपए सर्विस प्रोवाइडर के पॉकेट में जाएगा। आईडीडी इज ऑल अबाउट पॉकेट कॉन्सेप्ट। 1,00,000 रुपया सर्विस प्रोवाइडर के पॉकेट में जाएगा, एंड रिमेनिंग 5,000 रुपीज गवर्नमेंट के पास जमा हो जाएगा इन द नेम ऑफ मिस्टर एमटी। अब यहां से होता है गेम चालू। अब जब प्रोडक्ट ए को 1,20,000 में बेचा जाता है 18% जीएसटी के साथ, तो 1,20,000 प्लस 18% जीएसटी यानी 21,600। हम टोटल कलेक्शन कितना करते हैं? 1,41,600, जिसमें से हम 1,20,000 अपनी पॉकेट में रखता है मिस्टर एमटी, और 21,600 ये क्या है? हमारा आउटपुट टैक्स। इसमें से हम वैट है तो सिर्फ वैट माइनस कर पाएंगे, सर्विस टैक्स थोड़ी माइनस कर पाएंगे, दोनों अलग लॉ है, दोनों अलग एक्ट है। तो ऐसे तो इनकम टैक्स भी माइनस कर दो, ऐसे थोड़ी होता है, सेम एक्ट की चीजें माइनस होंगी ना। तो हम सर्विस टैक्स तो माइनस नहीं कर सकते, बट हम 18,000 का वैट तो माइनस कर सकते हैं जो हमने इनपुट में पे करा है, तो हम 18,000 की वैट को माइनस कर देते हैं। तो हुआ 21,600 माइनस 18,000 की वैट, तो कितना आया? 3,600। सर ये तो सेम है, क्या ही डिफरेंस हुआ? ध्यान से देखो, 36,000 तुम्हारी पॉकेट से अल्टीमेटली जाएगा गवर्नमेंट के पास। पहले 18 दे दिया ठीक है, बट बाद में माइनस भी तो करने दिया ना, यानी नेट इफेक्ट मिस्टर एमटी की पॉकेट से कितना गया गवर्नमेंट के पास? 3,600।
बट 5,000 का सर्विस टैक्स भी तो मेरी ही पॉकेट से गया है दोस्तों। और ये 5,000 अगर मैं अपनी पॉकेट से दिया हूं तो मैं वसूलूंगा भी तो कस्टमर से। मैं क्यों बियर करूंगा, वो बियर करेगा। मैं प्रोडक्ट का दाम 5,000 से बढ़ा दूंगा। तो 5,000 रुपए भी मेरी पॉकेट से गए, यानी टोटल मेरी पॉकेट से कितना गया, 8,000। एवरीबडी गॉट इट। 1 मिनट का पॉज लो और ध्यान से सुनो क्या हुआ यहाँ पे। फिर नहीं समझ आए तो मेरे को बताना। डन, क्लैरिटी, ओके। अब देखो, ये थी प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम का सलूशन था वन नेशन वन टैक्स, दैट इज जीएसटी। जीएसटी बोलता है गुड्स बेचा खरीदा जीएसटी, सर्विसेज ली दी जीएसटी। कोई सर्विस टैक्स नहीं, कोई एक्साइज नहीं, कोई वैट नहीं, सब चीज के लिए जीएसटी लगा देंगे। सारे सबस्यूम्ड हो गए जीएसटी में। अब देखते हैं। Mr. MT purchased product A for 1,18,000, include 18% GST, and Mr. MT took a service of इतना इंक्लूडिंग 5% GST। सब कुछ सेम होने वाला है, बस अंतर क्या होगा, जब 1,18,000 खरीदा तो 18,000 का मेरा इनपुट बना होगा सेम एज अबव। जब मैंने सर्विस ली तो 5,000 का मेरा इनपुट भी बना होगा, बिकॉज अब मेरा सर्विस टैक्स नहीं लग रहा है, अब मेरा जीएसटी लग रहा है सर्विसेज पे भी। अब जब मैं माल बेचूंगा 1,40,000 में, तो मैंने 1,40,000 में माल बेचा है, तो मैं कितना कलेक्ट करूंगा, 1,40,000 इंटू 18%, दैट इज 25,200 में कलेक्ट करूंगा। अब इस 25,200 में मैं 18,000 तो पहले भी माइनस कर पाता था वैट के टाइम पे, वो तो कर ही पाऊंगा। सर्विस के टाइम पे मैंने जो इनपुट लिया है 5,000 रुपए का, ये भी मैं माइनस कर पाऊंगा, बिकॉज सर्विस इज नाउ ऑल्सो इंक्लूडेड इन जीएसटी। दोनों एक्ट सेम है, तो आई कैन सब्सट्रैक्ट इट। तो मैं 5,000 भी सब्सट्रैक्ट कर पाऊंगा। मैं कितना पे करूंगा, मैं पे करूंगा 2,200 ओनली। कितना, 2,200 ओनली। देखो सेल प्राइस भी बढ़ गया, फिर भी मेरा नेट टैक्स कम आ रहा है। तो इसीलिए वैट एंड सर्विस टैक्स को रिप्लेस किया गया वाया जीएसटी। तो पहले हमने क्या सीखा, पहले हमने सीखा कि सेल्स टैक्स की जगह वैट क्यों आया, ओके। फिर हमने सीखा वैट एंड सर्विस टैक्स की जगह जीएसटी क्यों आई, जो कि कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स लग रहा था। सर्विस टैक्स का इनपुट हम आउटपुट से सेट ऑफ नहीं कर पा रहे थे वैट का। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया गया, सारे टैक्सेस को उड़ा के सेम एक्ट में डाल दो। अब तो सेट ऑफ पॉसिबल है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसीलिए इंट्रोड्यूस हुआ हमारा जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स। कैसे आया, हमने वो पूरा प्रोसीजर देखा। कौन बनाएगा, हमने देखा। 246A में सब्जेक्ट मैटर भी हमने देखा। अब बढ़ते हैं आगे, बट उसके पहले तुम लोग एक 5 मिनट का क्विक ब्रेक लो दोस्तों। पॉज करो वीडियो को, 5 मिनट्स का क्विक ब्रेक लो, एंड अभी तक जो पढ़ाया उसको एक बार गो थ्रू करो। गो अहेड, एलएमएस अटैच्ड है ऑलरेडी। ओके दोस्तों, ले लिया, समझा, नहीं समझा? सर 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 हमें कैस्केडिंग इफेक्ट वाला चीज समझ में नहीं आया, एक और बार सर एक्सप्लेन कर देंगे क्या? कितनी बार पूछते हो एक ही चीज? नहीं दोस्ता, बताते हैं, आ जाओ। देखो, मान लो मिस्टर ए और मिस्टर बी, दो लोगों का एक साथ, ध्यान से देखो, ठीक है। अब यहां से प्रोडक्ट ओरिजिनेट होता है 100 रुपीज का, जिसपे सेल्स टैक्स लगता है एट द रेट 18%, दैट इज 18 रुपए का। कितना हुआ, 118। मिस्टर बी 118 रुपीज का पेमेंट करेंगे मिस्टर ए, जिसमें से 100 रुपीज जाएगा मिस्टर ए की पॉकेट में, एंड रिमेनिंग 18 रुपीज चला जाएगा गवर्नमेंट के। क्लियर, यही पढ़ा था अभी तक। अब सिंस दिस 18 रुपीज क्रेडिट विल नॉट बी अलाउड टू मिस्टर बी, तो मिस्टर बी के लिए जो कॉस्टिंग होगी उस प्रोडक्ट की वो बनेगी 118। अब मिस्टर बी मिस्टर सी को माल सेल करता है, कुछ नहीं करता है, जैसे खरीदा था बस उस पे वो
प्रॉफिट ऐड करता है अपना, प्रॉफिट ऐड करता है एट द रेट 10% का। जब 10% का प्रॉफिट ऐड करता है तो 11.8 रुपीज का प्रॉफिट इसने ऐड करा। टोटल करेंगे 129.8 हो गया। अब जब ये सेल करेगा मिस्टर सी को तो इसको भी सेल्स टैक्स ऐड करना पड़ेगा 18% से, तो 18% से सेल्स टैक्स ऐड करेगा। तो टोटल हो गया हमारा 23.64। इतना रुपए का सेल्स टैक्स वो कलेक्ट करेगा मिस्टर सी से। 129.8 इंटू 18% प्लस करा हमने तो कितना हो गया 153.164। राउंड ऑफ कर देते एक बार के लिए 153 रुपीज पे। तो 153, ये क्या हो रहा है, इसको ये हिल क्यों रहा है दोस्तों, ठंडा लग गया क्या इसको भी। तो 153 रुपीज ये सी से कलेक्ट करेगा मिस्टर बी, जिसमें से 130 रुपीज राउंड ऑफ कर दे रहे, 130 रुपीज बी के पास जाएगा एंड 153 माइनस 130 23 रुपीज गवर्नमेंट के पास जाएगा। अब गौर नाल देखना, क्या बहुत ज्यादा कुछ चेंज हो गया क्या प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट कुछ यूनिक बन गया क्या, नहीं, बस प्रॉफिट ऐड हुआ 10%। 100 का माल 153 हो गया, यानी ऑलमोस्ट 50 रुपीज का इंक्रीज है, वो भी विदाउट एनी इंप्रूवमेंट। सिर्फ 11 रुपए का प्रॉफिट ही तो ऐड हुआ था, उससे ज्यादा तो कुछ ऐड नहीं हुआ, 153 बन गया। तो इससे इन्फ्लेशन होता है। तो इसी चीज को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा किसको, वैट को। वैट क्या बोलता है, 100 रुपीज का माल है, 18% वैट है, 118 रुपए हो गए। बी से कलेक्ट करा ए ने, तो बी से कलेक्ट करा 100 रुपया ए की पॉकेट में जाएगी, सेम एज यूजुअल 18 रुपीज जमा हो जाएगा गवर्नमेंट के पास, बट इस बार इन द नेम ऑफ मिस्टर बी। अब 18 रुपीज का क्रेडिट वैट में अलाउड होता है। अब मिस्टर बी सिंस 18 रुपीज का क्रेडिट अलाउड है तो इस 18 रुपए को कॉस्ट का पार्ट नहीं बता सकते, 100 रुपीज वो कॉस्ट का पार्ट बताएंगे। सिर्फ प्रॉफिट ऐड करेंगे एट द रेट 10%, दैट इज 10 रुपए का। टोटल कितना हुआ 110। अब जब ये मिस्टर सी को माल बेचेगा तो ये भी वैट चार्ज करेगा एट द रेट 18% का, तो 110 का 18% 19.8 ऐड करा, राउंड ऑफ करता हूं 130। अब ये सी से 130 कलेक्ट करेगा, जिसमें से 110 रुपीज जाएगा बी की पॉकेट में एंड 30 रुपीज गवर्नमेंट के पास जमा हो जाएगा इन द नेम ऑफ सी। सब सेम था, देखो पूरा एग्जाम्पल डिट्टो सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या हुआ, यहां पे 100 का माल 153 बन गया विदाउट एनी एक्स्ट्रा एडिशन, बट यहां पे ध्यान से देखो 100 का माल सिर्फ 130 बना। और गौर से देखो 130 सिर्फ नहीं बना, जब सी अपना पीएल में इस प्रोडक्ट को दिखाएगा तो 30 रुपए का क्रेडिट तो सी को भी मिलता है, तो सी अपने पीएल में कितने का दिखाएगा 110 का, यानी सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज का ही इंक्रीज हुआ है। ये है डिफरेंस। अच्छा कितने का इंक्रीज हुआ 10 रुपए का, 10 का 18%। दोस्तों कितना होता है 10 का 18%, तो 10 का 18% होता है 1.8। तो कायदे से सिर्फ 1.8 का टैक्स लगना चाहिए, बिकॉज सिर्फ 10 रुपए का इंक्रीज हुआ है। मिस्टर सी से कितना कलेक्ट करा इसने 30 रुपया, बी ने मिस्टर सी से कितना कलेक्ट करा 30 रुपए। ये मिस्टर बी का क्या है आउटपुट। क्या मिस्टर बी का कोई इनपुट भी है क्या दोस्तों, हाँ जी मिस्टर बी का इस एग्जाम्पल में इनपुट भी है 18 रुपए का। ओके तो मिस्टर बी का इनपुट है, सॉरी आउटपुट गलत लिख दिया मैंने, आउटपुट है हमारा 19.8 का। क्या कोई इनपुट भी है 18 रुपए का इनपुट है। ओके 18 रुपए का इनपुट है। 18 रुपए का जो इनपुट है, ये तो गलती हो रहा है 20 है भाई, मैं सोचूं क्या गलती है 19.8 20 है। ठीक अब आते आउटपुट टैक्स 19.8 है, 18 रुपीज का मेरे पास इनपुट पड़ा हुआ है, यानी गवर्नमेंट को कितना पे करेंगे
यानी 19.8 माइनस 18, यानी गवर्नमेंट के पास अल्टीमेटली कितना रुपया आएगा? 1.8। 1.8, क्या 1.8 ही आ रहा है? ठीक है, इसीलिए इसका नाम था वैल्यू एडेड टैक्स। जितना वैल्यू एडिशन हुआ बस उस पर टैक्स। प्रॉफिट इज ऑल्सो वैल्यू एडिशन, तो 10 रुपए की प्रॉफिट ऐड हुई तो सिर्फ उसी पे टैक्स लगा, और देखो उतना ही टैक्स लग रहा है। तो आशा करता हूं इस कॉन्सेप्ट को अब तुमको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो पहले हमने देखा क्या रिक्वायरमेंट थी, कैसे लॉ आता है, किसके पास पावर है, क्या सब्जेक्ट मैटर है, फिर 246 से देखा, फिर डिफरेंस देखा डीटी और आईडीटी में, फिर देखा क्यों लाना पड़ा, वैट तो था ही ऑलरेडी, क्यों जीएसटी लाना पड़ा ये देखा, सेल्स टैक्स के बाद सर्विस टैक्स क्यों आया, सेल्स टैक्स के बाद वैट क्यों आया, वैट के बाद जीएसटी क्यों आया, फिर वैट ऑलरेडी था तो जीएसटी क्यों आया सर्विस टैक्स को इंक्लूड करने के लिए एंड बाकी टैक्सेस को इंक्लूड करने के लिए, इनपुट देने के लिए बेसिकली। तो ये सारी चीजें हमने देखी। अब हम देखते हैं जीएसटी का कुछ और बेसिक्स। अब जीएसटी जब आया ना तो अकेले नहीं आया भाई साहब, अकेले नहीं आता है, ये अपने साथ 4 मित्र और लेके आता है, यानी टोटल 5 लोग आते हैं, पूरा का पूरा 5 लोग आते हैं हमारे पास। और कौन 5 लोग आते हैं हमारे पास? हमारे पास आता है सीजीएसटी एक्ट 2017, एसजीएसटी एक्ट 2017, यूटीजीएसटी एक्ट 2017, आईजीएसटी एक्ट 2017 एंड जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017। समझा? समझाते। ये हो गया सेंट्रल के लिए, ये हो गया स्टेट के लिए, ये हो गया यूनियन टेरिटरी के लिए। आईजीएसटी क्या होता है, जल्दी से फुल फॉर्म कोई बता पाएगा? सर इंटर स्टेट जीएसटी। घर पे घुस के मारूंगा, आधा नॉलेज लेके आओगे तो। इट इज इंटीग्रेटेड, नॉट इंटर स्टेट। क्या? इंटीग्रेटेड। इस पेन को क्या हो गया दोस्तों, काम नहीं कर रहा, इसको भी ठंडी लगी क्या दोस्तों? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 एंड जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट। अब मल्टीपल टैक्सेस क्लब हो गए। वैट वॉज इनिशियली कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, एक्साइज वॉज इनिशियली कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट अपना वैट छोड़ के जीएसटी में आ रही थी, तो किसी ना किसी स्टेट को तो लॉस होता ही। तो उस लॉस से बचने के लिए ताकि हर स्टेट जुड़ सके, बिकॉज अल्टीमेटली सारे स्टेट जुड़ते तब तक जीएसटी नहीं आ सकता था, तो सारे स्टेट एक हो जाए, सारे स्टेट इस पे सहमति दे। इसके लिए बोला गया कि जिन भी लोगों को जीएसटी में आने की वजह से, जिन भी स्टेट्स को जीएसटी में आने की वजह से लॉस हुआ है, उनको हम कंपनसेशन देंगे। तो ये उसके बारे में बात करता है। ठीक है, एनीवेज नॉट रिलेवेंट राइट नाउ, अभी सिर्फ फोकस करेंगे इस पे। सीजीएसटी सेंट्रल के लिए, एसजीएसटी स्टेट के लिए, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी के लिए एंड आईजीएसटी हमारा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। ये लगता है जब इंटर स्टेट सप्लाई होता है। इंटर स्टेट सप्लाई बहुत बेसिक सा पढ़ेंगे, अभी इन डेप्थ नहीं पढ़ेंगे, सिंपल सा एक लाइन पढ़ेंगे। 2 प्रकार के सप्लाई होते हैं, एक होता है इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट सप्लाई तब होता है जब सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई इज अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट, बट राइट नाउ वी विल लर्न इट एज एक ऐसा जगह जहां पे सप्लाई हुआ। कैसे लर्न करेंगे? एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेस जहां पे सप्लाई हुआ। व्हेन लोकेशन ऑफ सप्लाई और जिस जगह सप्लाई हुई है, जब ये दोनों सेम स्टेट में होते हैं तो लगता है इंट्रा स्टेट जीएसटी। यानी लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज विद इन द सेम स्टेट, यानी लोकेशन भी, सप्लायर भी वही रहता है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी वही। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई जब सेम होती है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई, एंड इस पे लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। और अगर यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी। जो स्टेट में सप्लाई सेम स्टेट है, अगर वो यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी। अगर 18% जीएसटी का रेट है तो 9% सी को जाता है एंड 9% एस को जाता है। और अगर यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी को जाता है। काम कर ले भाई। 9% एंड 9%। ठीक है, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई हमें क्या बोलता है? जब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में होती है। मान लो लोकेशन ऑफ सप्लायर भी वेस्ट बंगाल है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी वेस्ट बंगाल है,
तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गया। सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगेगा। अगर 18% का रेट है तो 9 दोनों में स्प्लिट हो जाएंगे। 18 रुपए कलेक्ट हुए तो 9 रुपए स्टेट को जाएंगे, 9 रुपए सेंट्रल को जाएंगे। इजी वीजी सर। तो एक और क्या होता है, एक और होता है हमारा इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई जैसे इंटर कास्ट मैरिज होता है, वैसे इंटर स्टेट जब दो स्टेट के बीच में आता है डिसीजन। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई जब डिफरेंट स्टेट में होता है। एग्जांपल, लोकेशन ऑफ सप्लायर वेस्ट बंगाल, प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, दोनों अलग स्टेट हो गए, तो ये इंटर स्टेट सप्लाई होता है। अब प्रॉब्लम समझो, फर्स्ट वाले केस में जब इंट्रा स्टेट सप्लाई था, मान लो हम वेस्ट बंगाल का एग्जांपल लेते हैं, तो सप्लायर भी वेस्ट बंगाल का, प्लेस ऑफ सप्लाई भी वेस्ट बंगाल की, तो सीजीएसटी सिंस सेंट्रल में तो एक ही पावर है तो 9% तो उसको चला गया। जब हम एसजीएसटी की बात करते हैं तो कौन से स्टेट को 9 रुपया जाएगा? ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल को 9 रुपया जाएगा, तो 9 रुपए वेस्ट बंगाल के पास चले गए। पर जब दो डिफरेंट स्टेट इन्वॉल्व हो जाते हैं, लोकेशन ऑफ सप्लायर वेस्ट बंगाल, प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, दोनों डिफरेंट स्टेट हो गए, तो इस सिनेरियो में हम चार्ज करते हैं आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और अगर 18% है तो पूरा का पूरा 18% आईजीएसटी में चला जाता है। ये आईजीएसटी का पैसा पूरा का पूरा गवर्नमेंट के पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और उसके बाद मल्टीपल एल्गोरिदम्स एंड फॉर्मूलाज को यूज करके स्टेट में स्प्लिट किया जाता है। नन ऑफ आवर कंसर्न एट दिस मोमेंट। अभी अपने को नहीं जानना, अभी बस अपने को इतना जानना है, पूरा का पूरा 18 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है, फिर वो स्प्लिट कर देता है। जो भी स्टेट इन्वॉल्व थे, यहाँ पे वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र इन्वॉल्व था, तो अकॉर्डिंगली अपने फॉर्मूला के हिसाब से उस रुपए को स्प्लिट कर देता है। बात की बात है, अभी नहीं फोकस करना। अभी क्या देखना है, बस इंट्रा स्टेट मतलब विद इन सेम स्टेट जब होता है लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। सर प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे आता है? प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए सेपरेट चैप्टर है, 10, 11, 12, 13 सेक्शन नंबर है आईजीएसटी एक्ट का, पढ़ेंगे। अभी नहीं, अभी बस समझो एक ऐसी जगह जहां सप्लाई हुई। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई जब सेम स्टेट में होते हैं, वेस्ट बंगाल में तो 18% है, तो सीजीएसटी लगेगा, सेंट्रल एक ही होता है। और एसजीएसटी कौन सा? वेस्ट बंगाल वाला। इंटर स्टेट सप्लाई में जब दोनों डिफरेंट स्टेट में होते हैं तो आईजीएसटी लगता है, पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, फिर एल्गोरिदम एंड फॉर्मूलाज का यूज करके अकॉर्डिंगली स्प्लिट किया जाता है। नहीं जानना, अभी बस इतना जानना, 18% पूरा गवर्नमेंट के पास जाता है। इसमें मैंने क्या बोला तुमको? वेस्ट बंगाल सीजीएसटी मतलब सर महाराष्ट्र का भी, सॉरी वेस्ट बंगाल एसजीएसटी, यानी सर महाराष्ट्र का भी एसजीएसटी होता है, सर दिल्ली का भी एसजीएसटी होता है, सर हरियाणा का भी एसजीएसटी होता है। जी हाँ, हर एक स्टेट अपना जीएसटी एक्ट बनाता है, हर एक यूनियन टेरिटरी अपना जीएसटी एक्ट बनाता है। बट मजेदार बात क्या है, सारे एक्ट नहीं पढ़ने, बिकॉज जो सीजीएसटी एक्ट में लिखा है वही इन सारे एक्ट में लिखा है। तो कॉन्सेप्ट बुक में आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में हर एक में जो भी सेक्शन नंबर है वो सारा सेक्शन नंबर सीजीएसटी एक्ट 2017 का है, एक्सेप्ट इन फ्यू प्लेसेस आईजीएसटी यूज होगा, लाइक प्लेस ऑफ सप्लाई, तब तुमको इंटीमेट कर दिया जाएगा, अदरवाइज हर जगह सीजीएसटी एक्ट ही होता है। एम आई क्लियर टिल हियर दोस्तों? मेरे को अब एक आंसर का जवाब देना, ठीक है? प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र, बताओ इंटर या इंट्रा? जवाब दो, मैं सुन लूंगा, दिल से दिल का कनेक्शन है। द आंसर इज इंट्रा। यानी इसमें क्या लगेगा दोस्तों, महाराष्ट्र का एसजीएसटी एंड सीजीएसटी तो एक ही होता है, सीजीएसटी 18% है तो 9% ये ले लेगा, 9% ये लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हल्के में मत लेना। प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई है मेरा गुजरात, लोकेशन ऑफ सप्लायर है वेस्ट बंगाल, बताओ इधर क्या होगा? तो दोस्तों ये बनेगा इंटर स्टेट सप्लाई, और पूरा का पूरा 18% किसके पास चला जाएगा? सेंट्रल
गवर्नमेंट के पास, बाद में वो जो करेंगे करेंगे, नन ऑफ आवर कंसर्न, राइट नाउ वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट, सेंट्रल गवर्नमेंट के, इजी वीजी। ओके ओके डोकी। चलो एक छोटू सा क्वेश्चन पूछूंगा, लेट्स सी कितना नॉलेज है आपको। इंडिया में कितने स्टेट एंड कितने यूनियन टेरिटरी है, जरा बताना, बोलो, जवाब दो। क्या हुआ, खोपड़ी घूम गई, गूगल क्यों कर रहे हो, जेमिनाई क्यों खोल लिया। इंडिया में अ टोटल ऑफ एट प्रेजेंट 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरी। कितने, 8। यानी कितने SGST होंगे, 28। कितने UTGST होंगे, 8 UTGST होगा। कौन कौन से यूनियन टेरिटरी हैं इंडिया में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। कौन सा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये है यूनियन टेरिटरी। बट 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 फॉर द पर्पस ऑफ GST, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ GST, जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन GST के लिए इसको स्टेट माना गया है। यानी यहां पे कौन सा एक्ट होगा, SGST एक्ट। फॉर द पर्पस ऑफ GST, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ GST, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन इस पे क्या लगेगा, SGST। ओनली फॉर द पर्पस ऑफ GST, पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन इस पे क्या लगेगा, SGST। ओके, इस पे क्या लगेगा, SGST। तो ऐसे तो 8 यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड पुडुचेरी। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ GST के लिए जम्मू कश्मीर, दिल्ली एंड पुडुचेरी को स्टेट माना गया है। क्या, जम्मू कश्मीर, दिल्ली एंड पुडुचेरी को स्टेट माना गया है। यानी अगर हम GST की बात करें तो कौन से यूनियन टेरिटरी है, सिर्फ अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, चंडीगढ़, लद्दाख। लर्न करना है दोस्तों, लर्न करना है, मेरे साथ बने रहो, लर्न करवाते। इनके पास कौन सा एक्ट होगा, UTGST एक्ट। यानी सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 5 इन 5 लोगों के लिए UTGST एक्ट है। यानी टोटल ऑफ 5 UTGST एक्ट इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। ये नाम लर्न करना होगा, आगे काम आएगा। क्योंकि अगर आंसर आया ना एग्जाम में, जब क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो हमें लिखना होता है SGST या UTGST। तो अगर वो पुडुचेरी का क्वेश्चन है तो UTGST वगैरह, सॉरी लद्दाख वगैरह का क्वेश्चन है तो UTGST आ जाएगा, इसीलिए। तो अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली, चंडीगढ़ एंड लद्दाख, दिस आर यूनियन टेरिटरी। एंड फॉर द पर्पस ऑफ GST, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर आर स्टेट्स एंड इसमें SGST लगता है। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर। तो सबका नाम नहीं लर्न करना, बस ये 5 नाम लर्न कर लेंगे, इसके अलावा सब पे SGST लगता है। कॉमन सेंस, इजी तरीका लर्न करने का। अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, चंडीगढ़ एंड लद्दाख, ये 5 जो लोग हैं हमारे, इन 5 लोगों पे हम लगाते यूनियन टेरिटरी, UTGST एक्ट। यानी GST के लिए कितने स्टेट हुए, 31 स्टेट। कितने यूनियन टेरिटरी हुई, 5। कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी हुई दोस्तों, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, चंडीगढ़ एंड लद्दाख। लर्न करना होगा, अब तक लर्न हो चुका होगा। अब GST इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ इंडिया। पहले जम्मू एंड कश्मीर में नहीं था, फिर आ गया वगैरह वगैरह, पुरानी बातें मिट्टी पाओ, फ्रेश आते। क्या GST इज एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया, यस, GST इज एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिया, तो इंडिया मतलब होता है, जो लोग कस्टम्स करके आए उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, इंडिया मतलब ये पूरा का पूरा इंडिया होता है ना, हम जानते हैं पूरा इंडिया। यहाँ की जमीन इंडिया है, यहाँ का पानी इंडिया है, यहाँ की हवा इंडिया है,
ये सब कुछ इंडिया है और इन सब पे जीएसटी लगता है। पानी में, समुंदर में इंडिया कहां तक है? याद करो, कस्टम्स में बताया था कहां तक? टेरिटोरियल वाटर्स। कहां तक दोस्तों? टेरिटोरियल वाटर्स तक। टेरिटोरियल वाटर्स दोस्तों कहां से होता है? एप्रोप्रिएट बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स, ये होता है टेरिटोरियल वाटर्स। यहां तक हमारा इंडिया एक्सटेंड होता है, यानी जीएसटी टेरिटोरियल वाटर तक भी लगती है। फिर इसके बाद याद है हमने पढ़ा था 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है इंडियन कस्टम्स वाटर। पढ़ेंगे, नहीं पढ़ा होगा तो कस्टम्स जब करोगे तो समझ जाओ, अभी इस पे ध्यान नहीं देते, अभी बस इधर आते। तो इंडिया जो हम जानते हैं वो तो होता है, उसका जमीन इंडिया होता है, उसकी हवा इंडिया होती है, पानी इंडिया, सब कुछ इंडिया होता है। इसके साथ साथ समुंदर में 12 नॉटिकल माइल्स तक भी इंडिया होता। लेकिन एक प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया में जीएसटी लगता है या तो इंटर या तो इंट्रा, बट इसका जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो होता है स्टेट, लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। सेम स्टेट में तो इंट्रा, अलग स्टेट में तो इंटर। बट अगर एक सप्लाई समुंदर के बीचों बीच हो गई, अब लोकेशन ऑफ सप्लायर तो फिक्स है, मान लो ये हुआ हमारा क्या है यहां पे, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल लोकेशन ऑफ सप्लायर हमारा वेस्ट बंगाल का है, सप्लायर वेस्ट बंगाल का है। चलो ये तो फिक्स हो गया, इसमें दिक्कत नहीं है, समुद्र के बीच में नहीं होगा सप्लायर, समुद्र के यहां पे। प्लेस ऑफ सप्लाई होती है जहां पे हमने उसको सप्लाई करा, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है, हमने यहां पे सप्लाई करा है, तो ये स्टेट कौन सा है? समुंदर के बीचों बीच है, बहुत सारे स्टेट के साथ है, तो कौन सा स्टेट है? अब ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं अभी स्ट्रेट अवे लास्ट क्लास में आएगा, ठीक है, लास्ट चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट, तो अभी समझ लो, वहां पे सिर्फ रेफरेंस दूंगा, गौर से सुनना। वेस्ट बंगाल से ये वाला जगह 9 नॉटिकल माइल्स है, नॉटिकल माइल्स में हम लोग मेजर करते हैं। यहां से ये वाला जगह 7 नॉटिकल माइल्स है। यहाँ पे क्या है, ठीक है, 7 नॉटिकल माइल्स, कुछ ए है मान, क्योंकि ये स्प्लिट हो रहा है ना, ए मान लेते हैं। तो ए है यहाँ पे, स्टेट ए। तो बताओ वेस्ट बंगाल मानेंगे किसको, स्टेट ए मानेंगे? तो द आंसर इज, जिसका कम डिस्टेंस है इस जगह से वो वाला स्टेट माना जाएगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, स्टेट। सिंस लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई एट 2 डिफरेंट स्टेट्स, तो ये हो जाएगा इंटर, और इस पे क्या लगेगा दोस्तों, आई जीएसटी, पूरा का पूरा 18%, जो भी रेट होगा 18% हम एग्जाम्पल लेते हैं। एम आई क्लियर दोस्तों? इफ आई एम क्लियर, मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए आप लोगों से, ठीक है। हमने समुद्र के बीचों बीच यहाँ पे सप्लाई करी है, ठीक है, समुद्र के बीचों बीच हमने यहाँ पे सप्लाई करी। लोकेशन ऑफ सप्लायर है महाराष्ट्र का, इस जगह का डिस्टेंस महाराष्ट्र से है 7 नॉटिकल माइल्स, एंड गुजरात से इसका डिस्टेंस है 8 नॉटिकल माइल्स। गुजरात से 8 नॉटिकल माइल्स है एंड महाराष्ट्र से 7 नॉटिकल माइल्स है। तो इस जगह को कहाँ बोलेंगे, कहाँ है, कौन से स्टेट में? तो हम बोलेंगे इसका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा महाराष्ट्र, बिकॉज महाराष्ट्र के सबसे नजदीक है ये। अब सिंस लोकेशन ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट में, तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रा। इंट्रा होगा तो सी एंड एस लगेगा। एम आई क्लियर दोस्तों? आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। इजी वीजी, इजी इजी। अभी जो पढ़ा उसको देखते हैं एक बारी। तुमने देखा जीएसटी इंट्रा स्टेट सप्लाई आता है और इंटर स्टेट सप्लाई आता है। इंटर स्टेट में आईजीएसटी लगता है, इंट्रा में सी और एस लगता है। इंट्रा कब आता है, जब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में होते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड किया जाता है पढ़ेंगे, सेपरेट चैप्टर है, अभी ध्यान नहीं देना। इंटर स्टेट कब आता है, जब प्लेस ऑफ सप्लाई अलग है एंड लोकेशन ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट्स में या डिफरेंट यूनियन टेरिटरी में, तब आता है। एग्जांपल, प्लेस ऑफ सप्लाई अगर मेरा है, प्लेस ऑफ सप्लाई अगर मेरा है पुडुचेरी में और मेरा लोकेशन ऑफ सप्लायर है महाराष्ट्र में,
अब ये तो एक अलग स्टेट हो गया, ये एक यूनियन टेरिटरी हो गया, दोनों अलग हो गए, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इंटर स्टेट सप्लाई, दैट इज IGST। क्या लगेगा, इंटर स्टेट सप्लाई। एम आई क्लियर? कोई भी प्रॉब्लम है तो जल्दी बताओ दोस्तों, क्या आपको कोई भी समस्या हो रही है दोस्तों? क्या कोई समस्या आई? नहीं, इजी वीजी। ओके ओके, अब एक छोटू सा पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। इंट्रा मतलब विद इन सेम स्टेट में होता है, 18% है तो 9% CGST, 9% SGST, और अगर यूनियन टेरिटरी है तो UTGST। इंटर स्टेट मतलब बिटवीन टू और मोर स्टेट, यानी जब हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट में होता है तब 18% है तो पूरा का पूरा IGST कलेक्ट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, फिर अकॉर्डिंगली फॉर्मूला के हिसाब से वो स्प्लिट करते हैं डिफरेंट स्टेट्स में। नन ऑफ आवर कंसर्न राइट नाउ। अच्छा, कुछ साल पहले कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी और उसके बारे में बात करते हैं। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी SGST होगा, UTGST नहीं होगा, ये यूनियन टेरिटरी स्टेट माना जाएगा, कर लिया। लद्दाख, दादर एंड नागर हवेली UTGST होता है। अब सुनो क्या हुआ था कुछ साल पहले। कुछ साल पहले आपको याद है, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव ये दोनों अलग हुआ करते थे, ठीक है, एक अलग यूनियन टेरिटरी होते थे। बाद में इनको मर्ज करके एक बना दिया गया। तो अगर अब कोई दादर एंड नागर हवेली का बंदा दमन एंड दीव वाले को सप्लाई करेगा, यहां सेल वर्ड नहीं यूज करते हम, सप्लाई वर्ड यूज करते हैं, सप्लाई करेगा, तो वो जो सप्लाई है हमारी वो इंटर बनेगी या इंट्रा बनेगी, बताओ? इंटर बनेगी या इंट्रा बनेगी? तो द आंसर इज वो बनेगा इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्यों? बिकॉज लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम यूनियन टेरिटरी में, सेम यूनियन टेरिटरी, बिकॉज दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली को दोनों को जोड़ के अब एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। सिमिलरली पहले जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख एक हुआ करते थे, अब अलग हो गए। अब अगर कोई जम्मू एंड कश्मीर का बंदा लद्दाख वाले को सप्लाई करेगा तो वो क्या बन जाएगा? वेरी गुड, वो बन जाएगा इंटर स्टेट। एम आई क्लियर दोस्तों? इजी। देखो यही इंपैक्ट यहां पे लिखा हुआ है, जो मर्ज हुआ और जो अलग हुआ उसका इंपैक्ट यहां पे लिखा हुआ। आशा करता हूं ये पॉइंट तुमको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ओके जी, ओके दोस्तों, चलो अब आगे बढ़ते हैं, आ जाओ फटाफट। तो हमने क्या क्या देखा, क्यों आया, कैसे आया, क्या रीजंस थे, वैट कहाँ कमजोर पड़ा, फिर हमें GST को इंट्रोड्यूस करा, फिर 5 एक्ट लेके आया अपने साथ। कितने स्टेट है? 31 स्टेट है, 5 यूनियन टेरिटरी होगी। इंडिया कहाँ तक बोलते हैं? 12 नॉटिकल माइल्स तक पूरा इंडिया होता है। इंटर इंट्रा हमने समझा, सबसे नजदीकी जो पॉइंट होता है वो वाला स्टेट माना जाता है। अब गवर्नांस सुनना, GST जो होता है ना, वो ओरिजिन बेस्ड टैक्स नहीं होता है। ओरिजिन बेस्ड टैक्स मतलब होता है जिस स्टेट में प्रोड्यूस हुआ वही स्टेट टैक्स अपने पास रखेगी। GST जो होता है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, इसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे आने वाले क्लासेस में। एंड ये डिसाइड होता है प्लेस ऑफ सप्लाई से। जैसे डिफरेंट चैप्टर, मल्टीपल सेक्शन है उसमें, जब वो पढ़ेंगे तब इस पर डिस्कशन करेंगे। अभी बस जस्ट अ कैजुअल कि GST इज नॉट एन तुम्हारा origin based tax, it is a destination based tax and that is determined by place of supply, that's it, nothing more than that। अब आते हैं आगे। अब GST ये, GST वो, GST फलाना, GST ये, GST लॉ बन गया, एक्ट बन गया, बट आपको पता है GST बहुत स्पेशल है, इट्स अ स्पेशल चाइल्ड। इसके लिए स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल एड ऑन हुआ। हाँ सर हमें पता है, हमें मत सिखाइए, नहीं वो वाला आर्टिकल नहीं, एक नया आर्टिकल आया 366(12)A। कौन सा आर्टिकल आया? 366(12). ये डिफाइन करता है GST को। आर्टिकल 66(12)A लाने का जो मेन मकसद था वो था स्टेट की लड़ाई। स्टेट सब पागल हो गए थे, हम क्यों अपना वैट सैक्रिफाइस करें, बिकॉज इनिशियली वैट वाज फॉर जो भी कलेक्ट होगा स्टेट को, सर्विस टैक्स जाएगा सेंट्रल को, ये डिसाइडेड था।
नाउ जब जीएसटी आया तो सर्विस टैक्स भी उसी में समा जाएगा, वैट भी उसी में समा जाएगा, सेल्स टैक्स सब कुछ, एक्साइज वगैरह सब उसी में समा जाएगा। तो स्टेट वाज लाइक कि हम क्यों अपना वैट सैक्रिफाइस करें भाई जी, हम क्यों सैक्रिफाइस करें, या वैट से मेरे को बहुत कमाई हो रहा है, ये अगर जीएसटी में प्रोडक्ट चला गया तो मेरा कमाई खत्म हो जाएगा। तो इन सब चीजों का जो मेन उद्देश्य था ना, वो क्या था पता है, तुम जानते हो क्या, बोलो तो, बोलो जुबा केसरी, विमल, टोबैको, और क्या था, दारू, और क्या था, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और क्या था, ओपीएम, ये सारी चीजें थी। तो गवर्नमेंट ने डिफाइन करा आर्टिकल में 366(12) ए को इंट्रोड्यूस करा और बोला जीएसटी मतलब होता है टैक्स, जीएसटी मतलब होता है टैक्स। वाह भाई वाह, क्या डिफाइन करा, हमें तो पता ही नहीं था। जीएसटी मतलब होता है टैक्स, ऐसा टैक्स जो कि लगता है सप्लाई पे। जीएसटी मतलब होता है टैक्स और ऐसा टैक्स जो कि लगता है सप्लाई पे। भैया किसकी सप्लाई, गुड्स सर्विसेज या दोनों की सप्लाई। तो जीएसटी मतलब होता है टैक्स, वो टैक्स जो लगता है सप्लाई पे, किसकी सप्लाई पे, गुड्स सर्विसेज या बोथ की सप्लाई पे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने, देश कितना तरक्की कर रहा है देखो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी जीएसटी दारू पे नहीं लगेगा। तो आर्टिकल 366(12) पे क्या बोलता है, जीएसटी मतलब होता है एक टैक्स, वो टैक्स जो लगता है सप्लाई पे, किसकी सप्लाई पे, गुड सर्विसेज या बोथ की सप्लाई पे, लेकिन दारू पे नहीं। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं लग सकता। अगर तुम्हें अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी लगाना है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके आर्टिकल 366(12) ए को अमेंड करो, वहां से इस लाइन को हटाओ, तब जाके अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी लगा पाओगे। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला स्टेट तेरा क्या प्रॉब्लम है, सर मेरा प्रॉब्लम ये है ना कि अगर दारू पे आप जीएसटी लगा देंगे तो दारू से मेरा वैट का जो कमाई होता है वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। एक काम करते हैं, जीएसटी नहीं ला रहे हो तुम, सब प्रोडक्ट के लिए एग्री कर रहे हो, बस दारू के लिए एग्री नहीं कर रहे हो ना, निकल, दारू को बाहर निकाल दिया, आर्टिकल के तहत ही बाहर निकाल दिया, ताकि सारे स्टेट कॉन्फिडेंट हो जाए कि नहीं भैया आर्टिकल से बाहर निकाल दिया, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकाल दिया, म्हणजे अब चीटिंग नहीं करेगा सेंट्रल मेरे साथ, तो मैं एंट्री ले लूंगा। तो जीएसटी मतलब होता है टैक्स दैट इज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दारू पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो दो चीजें सामने आई, गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, सप्लाई होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो ही जीएसटी लगेगा, एंड दैट इज एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन। तो गुड्स सर्विसेज एंड बोथ होना चाहिए एंड उसकी सप्लाई होनी चाहिए। नाउ दिस विल कवर इन अंडर चैप्टर नंबर 2 में इसको कवर करेंगे। गुड सप्लाई बोथ एंड गुड सर्विसेज एंड बोथ एंड सप्लाई होनी चाहिए, इसको चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे। अभी बस इतना देखते हैं, आर्टिकल 366(12) पे क्या बोलता है, जीएसटी मतलब टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। नाउ लेट्स प्रोसीड अहेड। अब एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। अर्लियर पहले क्या होता था, जब भी कोई गुड्स मैन्युफैक्चर होता था तो उस पर एक्साइज लगता था जो कि सेंट्रल के पास जाता था। जब वो गुड्स सप्लाई चेन में आगे मूव करता था फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर टू डीलर टू रिटेलर, तो हर एक चेन में वैट लगता था। अब वैट क्या बोलता था, टैक्सेस पेड एट अर्लियर स्टेज कैन बी अलाउड टू सेट ऑफ इन नेक्स्ट स्टेज। तो जो मैंने परचेज के टाइम पे इनपुट पे करा उसको मैं आउटपुट से सेट ऑफ कर सकता हूं। इसके बारे में हमने काफी अच्छे से चर्चा कर ली इन डिटेल। कोई सर्विस अगर होती थी तो उस पर सर्विस टैक्स, अच्छा वैट जाता था स्टेट के पास, सर्विस टैक्स लगता था और वो सर्विस टैक्स जाता था सेंट्रल के पास। एक ऐसी स्कीम चलती थी मोटा मोटी, मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज जो कि सेंट्रल लेके जाता था, यानी गुड्स पैदा होते ही उस पर एक्साइज लग जाता था। जब भी गुड्स सप्लाई चेन में आगे मूव करता था तो उस पर वैट लगता था, और जब सर्विसेज दी जाती थी तो उस पर सर्विस टैक्स लगता था जो कि सेंट्रल के पास जाता था।
और वैट जाता था स्टेट के पास। वैट का सारा कलेक्शन इंडिविजुअल स्टेट अपने पास रखते थे। इन सब को उठा के जीएसटी में डाल दिया, इन सब को उठा के जीएसटी में डाल दिया, एक्सेप्ट दारू। दारू पे अभी भी पैदा होने पे एक्साइज लगता है, सर्विस सप्लाई चेन में आगे जाने पे वैट लगता है, बिकॉज दारू को तो आर्टिकल से अलग कर दिया 366(12)A में बोल के। बट दारू तक नहीं रुके, इसमें टोबैको एंड ओपियम को भी इंक्लूड कर लिया गया। बोला गया कि पहले अल्कोहल देख लेते हैं, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे इस पे लगेगा एक्साइज। सप्लाई चेन में जब ए से बी, बी से सी, सी से डी जाएगा तो जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज जीएसटी से तो इसको आउट कर दिया हमने। इस पे लगेगा, तो मैन्युफैक्चरिंग पे लगेगा एक्साइज, सप्लाई चेन में जब आगे बढ़ेगा तो इस पे लगेगा वैट। अब जब हम बात करते हैं ओपीएम की या टोबैको की, अब ओपीएम एंड टोबैको से ना तगड़ी कमाई हो रही थी, ठीक है। तो इस तगड़ी कमाई को कोई छोड़ना नहीं चाहता। जो भी ओपीएम से, टोबैको से जितनी भी कमाई हो रही थी उसको छोड़ना नहीं चाह रहे थे। तो इस केस में बोला गया कोई दिक्कत नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग की जो एक्साइज की कमाई है ना वो छोड़ना नहीं चाहते हो तो टोबैको एंड ओपीएम पे, मैन्युफैक्चरिंग पे अभी भी एक्साइज लगता है। उसकी जैसे ही पैदा करोगे एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ेगा। बट जब वो सप्लाई चेन में आगे जाएगा तो वैट नहीं लगेगा, बिकॉज आर्टिकल से तो बाहर नहीं कराना हमने, तो इस पे लगता है जीएसटी। तो बहुत सिंपल है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन आर्टिकल से बाहर कर दिया तो पैदाइश पे लगता है एक्साइज और सप्लाई चेन में आगे जाने पे लगता है वैट। टोबैको एंड ओपीएम बाहर नहीं करा अभी तक, तो मैन्युफैक्चरिंग पे अभी भी एक्साइज लगता है जो पहले लगा करता था। एंड सप्लाई चेन में जब मैन्युफैक्चरर से डीलर, होलसेलर, रिटेलर तक जब माल जाएगा तो हर एक सप्लाई चेन पे जीएसटी लगेगा। एंड इनपुट अवेलेबल होगा एज यूजुअल, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था। ओके ओके ओके, तो ये पॉइंट मेरे को समझ में आ गया। जो भी पढ़ा है ना उसको रीड करते हैं बुक से, ठीक है। सबको आ जाओ पेज नंबर 5 में। अच्छा, आपके पास अगर बुक रिसीव नहीं हुई है, पीडीएफ मैंने शेयर किया हुआ है, पीडीएफ एक बार के लिए देख लेना, प्रिंट आउट मत करवाओ, बुक आ जाएगी हफ्ते भर के अंदर, जबरदस्ती का प्रिंट आउट क्यों करवाओगे, पीडीएफ के थ्रू देख लेना। आ जाओ। The Constitution 102nd Amendment Bill 2014 was introduced in लोक सभा। याद है, पहले बिल बनता है फिर इंट्रोड्यूस होता है। कैसे इंट्रोड्यूस हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन 102nd अमेंडमेंट बिल। सर आपने बोला था ना 102nd अमेंडमेंट बिल बोला है, एक्ट थोड़ी बोल रहा है, बिल बोल रहा है, ध्यान से देखो, बिल। तो कॉन्स्टिट्यूशन 102nd अमेंडमेंट बिल 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में, फिर लोकसभा वगैरह में सब कुछ हुआ। फिर कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 इनैक्ट किया गया। आर्टिकल 366(12)A इंट्रोड्यूस किया गया, जहां पे बोला गया जीएसटी मतलब क्या होता है, एनी टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, दारू को यहां से बाहर कर दिया गया, एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अच्छा, जीएसटी कैसा टैक्स है? जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, नॉट ओरिजिन बेस्ड टैक्स। इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जिस स्टेट में कंजम्पशन हुई उस गुड्स की, वो स्टेट को टैक्स का पैसा। जीएसटी हर स्टेज पे लगता है एंड पिछले स्टेट में जो हमने टैक्स दिया उसका क्रेडिट भी हम ले सकते हैं और उसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी देख लिया। अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर आता है? फाइनल कंज्यूमर के ऊपर। आईडीटी मतलब यही होता है, अल्टीमेटली जो टैक्स का पैसा जाएगा वो मेरे जैसे आम लोगों की जेब से जाएगा, मेरे जैसे, आपके जैसे आम लोग। तो फाइनली कस्टमर ही बियर करता है पूरा का पूरा टैक्स। क्यों कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा? 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 के तहत आर्टिकल 246 से क्यों लाना पड़ा? बिकॉज पहले आर्टिकल 246 जो हमको बोलता था लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, बट लिस्ट 3 जो कॉन्करेंट लिस्ट था उसमें भी सेंट्रल प्रिवेल करता था, तो कोई ऐसा कोई आर्टिकल ही नहीं था जो दोनों को मिल के अनबायसली कोई लॉ लगाने दे। तो आर्टिकल 246 को इंट्रोड्यूस करा गया और दोनों को साइमल्टेनियसली पावर दी गई जीएसटी को लगाने के। कितने प्रकार के जीएसटी होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, सेंट्रल एंड स्टेट, और अगर यूनियन टेरिटरी है तो यूटी जीएसटी। तो टोटल 5 एक्ट हो गए।
CGST, SGST, UTGST, IGST, GST कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट, इस पे अभी फोकस नहीं कर रहा है तो कंफ्यूज हो जाओगे, अभी सिर्फ ये 4 पे फोकस करेंगे। सी का पैसा पूरा सेंट्रल को जाता है, एस का पैसा महाराष्ट्र का है, वेस्ट बंगाल का है, जिसका भी है उसको जाता है, सिमिलरली यूनियन टेरिटरी के लिए। एंड IGST का पूरा पैसा जाता है सेंट्रल के पास, फिर अकॉर्डिंगली स्प्लिट कर लिया जाता है। अब एडवांटेजेस क्या है जीएसटी के? हायर थ्रेशोल्ड है, कॉम्पोजिशन स्कीम है, ऑनलाइन प्रोसीजर है, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, इसमें से कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स हमने देख लिया, बाकी ये जो सारी चीजें हैं वो हम देखेंगे आने वाले चैप्टर्स। सारे टैक्सेस सब्स्यूम्ड हो गए जीएसटी में? नहीं, कुछ नहीं हुए। ये क्वेश्चन पूछता है, इसको लर्न लिख लो, ये क्वेश्चन कई बार आता है थ्योरेटिकली। कस्टम ड्यूटी सेपरेट चैप्टर है, हमने कर रखा है। स्टैंप ड्यूटी, व्हीकल टैक्स, एक्साइज ऑन लीकर अभी पढ़ा था, बिकॉज दारू को तो इनकॉर्पोरेट ही नहीं करा, तो एक्साइज ऑन लीकर, टैक्सेस एंड ऑन सेल एंड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स एंड टोल टैक्स एंड रोड टैक्स, ये सारे टैक्सेस सब्स्यूम्ड नहीं हुए, यानी ये अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, इन पे जीएसटी नहीं लगता। इलेक्ट्रिसिटी में जीएसटी नहीं लगता, एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है, उसके ऊपर जीएसटी लगता है, पढ़ेंगे आगे। एंट्री टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स, ये सारे टैक्सेस जीएसटी में नहीं समाये, बाकी सारे टैक्सेस जीएसटी में सब्स्यूम्ड। लर्न करते, कस्टम्स ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी, व्हीकल टैक्स, एक्साइज ऑन लिकर, टैक्सेस ऑन सेल एंड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, entertainment tax, road tax and toll tax. Customs duty, stamp duty, vehicle tax, excise on liquor, tax on sale and consumption of electricity, entertainment tax, entry tax and road tax. दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है, हमने फेस टू फेस क्लासेस भी ऑन करे हैं, तो अगर आप सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट आते हो तो हम फेस टू फेस भी ये बैच को कंडक्ट करेंगे, जिससे आपको और अच्छी तरीके से चीजें समझ में आएंगी, बिकॉज सामने बैठ के पढ़ने की तो बात ही कुछ और है दोस्तों। अच्छा, लाइव क्लासेस भी शुरू होंगी 1-2 दिन में, थोड़ा सा हाथ हो जाए फिर। चलो लर्न करते एक और बार दोस्तों। कस्टम्स ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी, व्हीकल टैक्स, एक्साइज ऑन लिकर, टैक्सेस ऑन सेल एंड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स एंड टोल टैक्स एंड रोड टैक्स, ये सारे टैक्सेस सब्स्यूम्ड नहीं। टोबैको, पहले लीकर में हमने देखा कि समाया ही नहीं जीएसटी में, तो पैदा होने पे लगता है एक्साइज ड्यूटी एंड सप्लाई चेन में जब आगे जाता है तो लगता है। टोबैको एंड ओपीएम की बात करें तो पैदा होने पे लगता है एक्साइज एंड सप्लाई चेन में जब आगे जाता है तो लगता है जीएसटी, बिकॉज अब ये जीएसटी में समा चुके। अब एक वर्ड आता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई। सर ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है? नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब वो सप्लाई होती है जिन पे हाल फिलहाल जीएसटी नहीं लगता है। क्या? वो सप्लाई जिसपे हाल फिलहाल जीएसटी नहीं लगता, फ्यूचर में लगेगा, अभी नहीं लगता है, डिसाइड करेंगे बाद में। क्यों लफड़ा करना, इसके चक्कर में जीएसटी आने को अटका हुआ था, 2010 में बन गया था, 2017 में आया जाके, तो स्लोली बोला इसको बाद में देखते हैं, इसकी वजह से लफड़ा हो रहा है, एक बार के लिए बाहर कर देते हैं इसको। तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई होती है हमारी 5+1 है। ये क्या है? पहले तो +1 की बात कर ले। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी, इट इज आउट ऑफ परव्यू ऑफ जीएसटी एज पर आर्टिकल 366(12) तो इसको तो बाहर ही कर दिया पूरी तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशन से ही। तो अगर दारू लाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करो, बाकी जो रिमेनिंग 5 है वो बस नोटिफिकेशन के थ्रू वो वापस से जीएसटी में ला सकते। तो क्या है? पेट्रोलियम क्रूड। क्या है दोस्तों? पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, हाई स्पीड डीजल। क्या क्या है? पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो प्लेन को उड़ाने के लिए फ्यूल रखता है वो वाला, नेचुरल गैस, हाई स्पीड डीजल। क्या क्या है? पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोल, एटीएफ, नेचुरल गैस, हाई स्पीड डीजल। ये 5 चीजों में अभी नहीं लगता है जीएसटी, फ्यूचर में लगेगा, वो नोटिफिकेशन से लगा देंगे। इसके अलावा अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो होता है, इसको तो आर्टिकल से ही बाहर कर। लास्ट टर्म में अमेंडमेंट हुआ, अल्कोहलिक लिकर के साथ क्या ऐड कर दिया? अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल,
और रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। दारू बनाने के लिए दो चीजें लगती है, अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल एंड रेक्टिफाइड स्पिरिट। तो ये दो चीज को भी नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोला गया। नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब वो सप्लाई होता है जिसपे जीएसटी लगता ही नहीं है। 5+1 एक को तो आर्टिकल से ही लात मार के बाहर कर दिया गया, बोला भैया तेरे बारे में बात ही नहीं करना मेरे को। बाकी 5 को बोला गया फ्यूचर में सोच के बताएंगे। कौन कौन? पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोल, एटीएफ, नेचुरल गैस, हाई स्पीड डीजल। क्या क्या? पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोल, एटीएफ, नेचुरल गैस, हाई स्पीड डीजल। अब जब अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हुआ तो लास्ट टर्म अमेंडमेंट भी किया गया कि डीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल एंड रेक्टिफाइड स्पिरिट, इसको यूज किया जाता है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बनाने के लिए। तो ये दोनों को भी नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोल दिया गया, यानी इस पे भी अभी एक्साइज एंड वैट लगेगा, इस पे अभी जीएसटी नहीं लगेगा। तो क्या है नॉन टैक्सेबल सप्लाई? 5+1 वंस मोर, पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोल, एटीएफ, नेचुरल गैस, हाई स्पीड डीजल, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट। ये जो हमारी बैचेस है सहज बैच, इसमें हम आपको लर्न भी करवा के देंगे, मॉक टेस्ट भी होगा एंड बहुत कुछ होगा। तो इनरोल कर लेना अगर नहीं करा है तो। मैं नहीं प्रचार करूंगा तो कौन करेगा? तुम लोग करोगे और कौन करेगा? करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोल, एडीएफ, नेचुरल गैस, हाई स्पीड डीजल, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट। सर गाना सुनाइए ना सर। मैं गाना सुना, ये मेरा माइक है क्या? ये मेरा माइक है, कैसे गाना सुना पाऊंगा क्या? अभी नहीं सुना पाऊंगा दोस्तों, गाना अपने आने वाली क्लास में गाने सुनेंगे। पहला क्लास है, डेमो वाले बच्चे भाग जाएंगे मेरी आवाज सुन के, गाना नहीं सुनाएंगे, बाद में सुनाएंगे, ठीक है। तो पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोल, एडीएफ, नेचुरल गैस, हाई स्पीड डीजल, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल एंड रेक्टिफाइड स्पिरिट, ये दोनों को यूज किया जाता है दारू को बनाने के लिए। ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई, इस पे जीएसटी नहीं लगता है। इस पे लगाने के लिए नोटिफिकेशन, और अगर इस पे लगाना है तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा। ओकी डोकी। अब जीएसटी इतना बड़ा नेटवर्क है ना, तो जीएसटी जितना बड़ा नेटवर्क है उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए भैया। तुम लॉ लिख रही हो, टैक्स कलेक्शन होगा, टैक्स की चेकिंग होगी, रिटर्न फाइल होगा, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आईटी चाहिए, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैकबोन चाहिए ना, कहां से आएगा? तो इसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया जीएसटी, शॉर्ट नोट के लिए आ सकता है। इट इज अ नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, टेक्नोलॉजी बैकबोन है जीएसटी इंडिया में, एक रोबोस्ट सेटलमेंट मैकेनिज्म देता है एंड एक स्ट्रॉन्ग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस बैकबोन है विच एनेबल द कैप्चर, प्रोसेसिंग एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अमॉन्ग स्टेक होल्डर। तो ये एक टेक्नोलॉजिकल बैकबोन है। जैसे एक वेबसाइट हो गया, उस वेबसाइट में सर्वर चाहिए, सर्वर के मेंटेनेंस वगैरह करना, तो जीएसटीएन के अंदर डाल दिया गया। एक प्राइवेट कंपनी है जो जीएसटीएन को मेंटेन करती है, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी, लिखना नहीं एग्जाम में, तो वैसे लिखना, एक प्राइवेट कंपनी है जो मेंटेन करती है, टेक्नोलॉजी बैकबोन है जीएसटी का, एक रॉबस्ट सेटलमेंट मैकेनिज्म देती है। किसके लिए दोस्तों? आईजीएसटी। याद है मैंने बोला था एक एल्गोरिदम एंड फॉर्मूला होता है, वो ये प्रोवाइड करता है। फिर this is possible only when there is strong IT infrastructure and service backbone which enable capture, processing and exchange of information। क्या enable करता है? कैप्चर भी, प्रोसेसिंग भी एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन amongst the stakeholder। इसी को अपने बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। जीएसटी में कभी भी सर्विस वर्ड यूज मत करना, हमेशा एस लगेगा, याद रखना, सर्विसेज। तो क्या? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेट। क्या स्टेट और सेंट्रल का जमता है क्या? ममता दीदी और मोदी का जमता है क्या? कभी नहीं जमता है ना। तो बीच में एक आदमी चाहिए जो दोनों में सुलह करा के रखे। उस आदमी का नाम है यहाँ पे जीएसटी काउंसिल। क्या नाम है उस आदमी का? जीएसटी काउंसिल। अब ये काउंसिल ऑफ मेंबर्स है एंड इसका काम है दोनों के बीच में सुलह करवा के रखना, लिटरली यही काम है उसका। एग्जाम में आएगा तो क्या लिखोगे? एग्जाम में आएगा तो हम लिखेंगे, ये बताता है कौन कौन से ऐसे टैक्सेस है जो सब्स्यूम्ड होंगे जीएसटी में, कौन कौन से ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि एग्जेम्प्ट होगी। आज से सर्विस लिखना बंद, हमेशा सर्विसेज लिखोगे, ठीक है? कभी गलती नहीं होगा एग्जाम में। फिर तो ये लिस्ट बनाता है कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनको एग्जेम्प्ट करना चाहिए जीएसटी से। ये लिस्ट बनाता है कौन कौन से नंबर ऑफ टैक्सेस एंड सेस है जो सब्स्यूम्ड होने, यानी समा जाने चाहिए जीएसटी में। ये डिटरमाइन करता है थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर टर्नओवर, अभी कितना चल रहा है? 10, 20, 40 पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन चैप्टर में।
ये रिकमेंड करता है टैक्स रेट क्या होना चाहिए इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स का, और ट्रेनिंग देता है ऑफिशियल्स को। लर्न कर लो, कभी कभी शॉर्ट नोट्स में आता है। क्या क्या करता है ये बताता है कौन कौन, लिस्ट बनाता है, सिर्फ लिस्ट बताता है इसका, और ज़्यादा कुछ काम नहीं है, सिर्फ बताने का ही काम है इसका। टैक्सेस, सेस एंड सरचार्ज कौन कौन से सब्स्यूम्ड हुए, प्रिपेयर करता है लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि एग्जाम्प्ट होने चाहिए, फिर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। थ्रेशोल्ड बताता है 10, 20, 40 का, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। रेकमेंड करता है जीएसटी टैक्स रेट क्या है, एंड ट्रेनिंग देता है ऑफिशियल को। ज़्यादा कुछ खास पावर है नहीं, सिर्फ बताने बुताने का पावर है इसका, और दोनों के बीच में हार्मोनी मेंटेन करने का मेन पावर होता है इसके पास। लिस्ट बताता है कौन कौन से टैक्सेस एंड सेस अपने सब्स्यूम्ड होंगे, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज एग्जाम्प्ट होने वाली लिस्ट एक दे देगा, थ्रेशोल्ड लिमिट बता देगा, रिकमेंड कर देगा, टैक्स रेट रिकमेंड कर देगा, ट्रेनिंग वगैरह देगा। छोटे मोटे काम है इसके, इसको रखा गया है मेन हार्मोनी बनाने के लिए। ठीक है, ओके दोस्तों। अब हमने देखा नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है दोस्तों, 5+5 क्या हो गया, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोलियम, रॉ पेट्रोलियम एंड तुम्हारा एटीएफ, और 1 क्या हो गया, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसमें डीनेचर्ड और रेक्टिफाइड स्पिरिट को ऐड कर दिया। इसके अलावा 3 प्रकार की सप्लाई और होती है, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई। पहली बात करते हैं एग्जेम्प्ट सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई मतलब क्या होता है, एग्जेम्प्ट सप्लाई मतलब होता है, ध्यान से सुनना, कंफ्यूज हो जाओगे नॉन टैक्सेबल में। एग्जेम्प्ट सप्लाई मतलब होता है वो सप्लाई जिसपे जीएसटी तो लगता है, जीएसटी तो लगता है, हाल फिलहाल के लिए बाहर करके रखा है, जब चाहे एक चुटकी में जीएसटी लगा सकते हैं। कैसे, जैसे चाय में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं, एकदम वैसे ही 1 सेकंड में जीएसटी लग जाएगा नोटिफिकेशन लाके, बिकॉज इस पे जीएसटी लगता ही है, बस एग्जेम्प्ट करके रखा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन टैक्सेबल सप्लाई एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई, द डिफरेंस इज यू। तुम अभी मेरे क्लास के सामने नहीं हो, मैं तुमको बाहर नहीं निकाल सकता, दैट इज नॉन टैक्सेबल सप्लाई, यानी तुम क्लास के अंदर ही नहीं हो, यानी तुम पे जीएसटी लगता ही नहीं है। एग्जेम्प्ट सप्लाई मतलब वो स्टूडेंट जो वहां बैठा है उसको मैं बाहर निकाल सकता हूं क्योंकि वो अंदर है। तो एग्जेम्प्ट मतलब जीएसटी लगता है बट अभी नहीं लगा रहे, बाद में लगाएंगे। नॉन टैक्सेबल मतलब जीएसटी लगता ही नहीं है, एकदम भी नहीं लगता। 5+1, क्लियर दोनों का बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट कंफ्यूजन, एक होता है नील रेटेड, एक होता है जीरो रेटेड सप्लाई। पहले नील रेटेड सप्लाई पढ़ते हैं। नील रेटेड मतलब होता है वो गुड्स या सर्विसेज जिसका रेट है नील, म्हणजे जीरो, टैक्स नहीं देना। ये कौन से गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, ये हो गया तुम्हारा सॉल्ट, ग्रेन, जैगरी, कॉमन यूज वाली चीजें, ताकि सरकार को हम लोग आउट ना कर दें, बाहर ना फेंक दे कि भाई कॉमन चीज में भी जीएसटी लगा रहे हो। तो गुड्स सर्विसेज जिसका रेट 0% होता है, नील बोलते हैं, जीरो नहीं बोलते, नील। नील मतलब भी जीरो ही होता है, नील होता है उसको बोलते हैं नील रेटेड सप्लाई, यानी कोई भी जीएसटी लगाने की जरूरत। अब एंट्री होती है जीरो रेटेड सप्लाई। ये क्या है के बारे में डिटेल में रिफंड चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अब ये लेते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। मान लो प्रोडक्ट है ए, अगर इस प्रोडक्ट ए को तुम वेस्ट बंगाल में बेचोगे तो 18% का रेट है, महाराष्ट्र में बेचोगे 18% का रेट है। लेकिन अगर इस प्रोडक्ट को तुम एक्सपोर्ट करोगे, यानी तुम इंडिया के बाहर बेच रहे हो, इंडिया के बाहर बेच रहे हो तो तुम क्या लेके आओगे, डॉलर, बिकॉज तुम्हें तो डॉलर मिलेगा कंसिडरेशन में। डॉलर लेके आया मतलब इंडिया का भला किया। अब अगर इंडिया का भला किया हो तो इंडिया भी कुछ देगा ना भाई तुमको। तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो, डॉलर लेके आ रहे हो, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा रहे हो इंडिया का, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बहुत अच्छी चीज कर रहे हो यार। तुम तो एक्सपोर्ट कर रहे हो, डॉलर ला रहे हो, इंडिया का रिजर्व बढ़ा रहे हो, तो भैया तुम्हारे लिए रेट हो जाएगा 0%। तो जीरो रेटेड सप्लाई मतलब होता है इंडिया में सप्लाई करो, नॉर्मल रेट है, जो भी उसका रेट है 5%, 18%, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर एक्सपोर्ट कर दिया उस प्रोडक्ट को तो भैया जीरो जीएसटी देना है तुम्हें, उसको बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। अच्छा करता हूं दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। जीरो रेटेड सप्लाई मतलब होता है एक्सपोर्ट या सेल्स को सप्लाई कर रहे हो, सेल्स मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाली यूनिट को, पढ़ेंगे रिफंड चैप्टर में डिटेल में।
अब बहुत सारी जगह ना एग्जेम्प्ट सप्लाई वर्ड यूज होता है, तो गवर्नमेंट बोलती है एग्जेम्प्ट सप्लाई में नील वाला भी ले लो, एग्जेम्प्टेड भी ले लो, नॉन टैक्सेबल भी ले लो, जीरो रेटेड भी ले लो। ये कब काम आएगा दोस्तों पता है? जब आगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जहां कहीं भी एग्जेम्प्ट सप्लाई वर्ड यूज है इसके बाद वाले चैप्टर्स में, सब में नील, एग्जेम्प्टेड, नॉन टैक्सेबल, जीरो रेटेड चारों इंक्लूड होते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे समझेंगे, डोंट वरी, घबराओ नहीं। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आशा करते हैं आपको लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। जो कोलकाता में रहते हैं फेस टू फेस बैच के लिए आ जाओ, बाकी लोग जो अभी तक इनरोल नहीं किए इनरोल कर लो। एंड दिस लेक्चर इज एप्लीकेबल फॉर बोथ CA एंड CMA, सबके लिए एप्लीकेबल है। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन दोस्तों। आशा करता हूँ पसंद आए होगी। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जो हमारे ऐप में देख रहे हैं नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी हो जाना। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, हर हर महादेव दोस्तों। एंड अपना ध्यान रखो और मैं भी अपना ध्यान रखता हूँ।